मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारिम या डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 161 से 170। ये चौंकाने वाली बात है ना? मार्टिन ने खुशी से कहा जब वह करीब आया। ये फोर सीजन्स गार्डन का 4 मौसमों का गुप्त मैदान है जिसका कुल भूमि क्षेत्र 1 लाख व्यू से अधिक है और यह विभिन्न प्रकार के संसाधनों से भरपूर है। 1 लाख व्यू। लेलिन को बहुत आश्चर्य हुआ। यह उसके पुनर्जन्म से पहले के 2 देशों का क्षेत्रफल था। हाँ, यहाँ न केवल मूल्यवान वस्तुएं और जादुई जीव हैं बल्कि सामान्य मनुष्य भी हैं। मार्टिन ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह छोटे शहरों और गांवों का क्षेत्र जैसा दिख रहा है। हम खेती में मदद के लिए सामान्य मनुष्यों को नियुक्त करते हैं और यहाँ तक कि मैगी के लिए कुछ बागानों में भी काम करते हैं। इससे ये साबित होता है कि अच्छी तरह से संगठित होकर, प्रशिक्षण के साथ अच्छी तरह से योजनाबद्ध होकर तथा अधिक उच्च स्तर पर निवेशित मानव संसाधनों के साथ हम और भी अधिक संसाधनों का उत्पादन कर सकते हैं। संपूर्ण फोर सीजन्स गुप्त विमान हमारे फोर सीजन्स गार्डन की नींव है और खजाने की एक अविरल धारा है। गुप्त विमान का निर्माण, संसाधनों की खेती और कटाई ये मुख्य संसाधन हैं जिनका उपयोग सफेद मैगी की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मार्टिन की आंखों में एक मादक झलक चमक उठी। इन 1 लाख व्यू भूमि में इतनी अधिक ऊर्जा सांद्रता है और विशेष देखभाल और रखरखाव को जोड़ना। लेलिन ने आह भरी जैसे उसने अपने दिल में सोचा हो। लेलिन को यह भी महसूस हुआ कि पुराना वह हमेशा मैगस दुनिया की छाया में रहता था, जबकि अभी वह अंततः अंधेरे मैगी की भिन्न विचारधाराओं को देख सकता था। प्रकाश मागी ने गुप्त विमान के भीतर विभिन्न वृक्षारोपण और जानवरों की खेती की, इस प्रकार महान संसाधनों का उत्पादन किया। दूसरी ओर डार्क मैगी इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करना पसंद करते थे। लेलिन, क्या तुम्हें पता है कि पिछली जांच इतनी सख्त क्यों थी? मार्टिन ने अप्रत्याशित रूप से पूछा। क्यों? क्या यह डार्क मैगी के डर के कारण हो सकता है? लेलिन ने अपनी अटकलें साझा की। हाँ, ये वही दुष्प्राणी है। मार्टिन जब डार्क मैगी के बारे में बात कर रहा था तो वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वे वक्तव्य पासु डार्क मैगी हमेशा अन्य लोगों के परिश्रम का उपयोग करके लाभ कमाने की कोशिश करते हैं और अपने स्वयं के गुप्त विमान को चलाने की जहमत नहीं उठाते। इसके बजाय समय समय पर वे हमारे प्रकाश मैगी के गुप्त विमान के खिलाफ साजिश रचते हैं। किनारे खड़े छोटे कद के जादूगर ने इसका कारण बताया। हर साल डार्क मैगी हमारे गुप्त विमान पर सफलतापूर्वक छापा मारते थे। यद्यपि उन्होंने केवल वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का ही उपयोग किया तथा गुप्त विमान का उत्पादन पुनः शुरू कर दिया, फिर भी ये बहुत बड़ा नुकसान था। इसके विपरीत लेलिन को इसके पीछे के तर्क के बारे में आश्चर्यजनक रूप से जानकारी थी। यद्यपि डार्क मैगी खूनी और क्रूर वातावरण में पले बड़े थे, लेकिन यह निर्विवाद था कि ऐसी परिस्थितियों में पले बड़े ये डार्क मैगी औसत लाइट मैगस की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। अंधेरे मैगी की नजर में, जिनकी विधियों में कमजोरों का शिकार करना शामिल था, सफेद मैगी के संसाधन वास्तविक सोने की खान थे। इसके अलावा इस प्रकार की छोटी छोटी लड़ाइयों का उपयोग डार्क मैगी द्वारा अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। यदि श्वेत मैगी अच्छी तरह से संगठित और एकजुट नहीं होते तथा स्वयं काले मैगी में भी खामियां और विश्वास संबंधी समस्याएं होती, तो संभवतः पूरे दक्षिणी तट पर मैगी का शक्ति संतुलन बदल जाता। ठीक है, मैं अगला काम आवंटित करूंगा। मार्टिन फिर से कोने में खड़ा हो गया और अपना भाषण देने से पहले सभी मैगी के आने का इंतजार करने लगा। हमारा काम उत्तरी प्रभाग के एक क्षेत्र को साफ करना है तथा वहां के कीटों और बीमारियों से छुटकारा पाना है। हमें पूर्वी प्रभाग में घास के मैदान को प्रभावित करने वाली बीमारी पर भी ध्यान देना होगा। हॉर्स मिल्क ग्रास की सतह पर काले धब्बे दिखाई दिए हैं और हमें इसकी देखभाल के लिए फर्स्ट जैकलिन पोषण का उपयोग करने की आवश्यकता है। फायर आइज और हकअप पहले पूर्वी डिवीजन में जाओ। ओक और लेलिन, तुम दोनों दूसरे पूर्वी डिवीजन में जाओ। इसके बाद मार्टिन ने लोगों के कर्तव्यों की घोषणा करनी शुरू की। चलदर, ओक नाम के बौने जादूगर ने लेलिन को बताया। सभी को जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद तीसरी टीम के मैगी 2-2 और 3-3 के समूहों में मंच से चले गए। उत्तरी डिवीजन तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन हमने पहले से ही एक माउंट की व्यवस्था कर ली है और हम जल्दी ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। यह स्पष्ट था कि वो पहले भी कई बार यहां आ चुका था। वह लेलिन को एक इमारत के किनारे ले आया। खिड़की की ओर मुंह करके उसने दोहरे रंग की धातु की प्लेटें मांगी। ड्रैगन क्राउन नाइटहॉक्स के लिए नियंत्रण उपकरण। अब तक लेलिन को समझ आ गया था कि फोर सीजन्स गार्डन गुप्त विमान को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। नाइटहॉक्स के 2 तीखी चीखों के साथ दोनों ड्रैगन क्राउन नाइटहॉक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए और पूर्व की ओर उड़ गए। कुछ दूर तक उड़ने के बाद यदि कोई सवारों को देखे जहां से वे निकले थे, तो उसे केवल कुछ छोटे काले धब्बे ही दिखाई देंगे। लेलिन के कानों में हवा की सीटी गूंजती रही। लेलिन नाइटहॉक की चौड़ी पीठ पर बैठा था और अपने नीचे की जमीन पर नजरें घुमा रहा था। गुप्त तल में, जहां ऊर्जा कणों की मात्रा बहुत अधिक थी, सभी प्रकार की वनस्पतियां बहुत अच्छी तरह से विकसित हुई। जहां तक नजर जाती थी, वहां तक हरे भरे खेत थे जिनके बीच में नीले फूलों के कई व्यवस्थित समूह थे जो मीठी खुशबू बिखेर रहे थे। ये हनी मिल्क फ्लावर था। न केवल इसे अक्सर अनुचरों द्वारा औषधि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता था, बल्कि फूल के भीतर का रस भी एक ऐसा भोजन था जिसे मैगस दुनिया के सभी प्राणी पसंद करते थे। एआई चिप के उपयोग से लेलिन देख सकता था कि नीले समुद्र के भीतर चींटियों की तरह दिखने वाले कई लोग लगन से काम कर रहे थे। फूलों के समुद्र के पास कई स्पष्टतः मानव निर्मित निर्माण थे जिनका एकमात्र उद्देश्य फूलों की देखभाल करना प्रतीत होता था। सामान्य मनुष्य ही उन पौधों के प्रभारी होते हैं जिन्हें अनुयायी सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। जहां तक आधिकारिक मैगी द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री का सवाल है, जो अधिक कीमती होती है उनकी अधिक सुरक्षा की जाती है तथा उन्हें विशेष वातावरण में पाला जाता है जो बाहरी दुनिया के वातावरण का अनुकरण करता है। लगभग आधे घंटे की उड़ान के बाद वे एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में उतरे।
नमस्कार मेरे प्रभु। इस समय शहर से गृहिणियों और बच्चों का एक समूह बाहर आया और शहर के मेयर और एक अनुचर के नेतृत्व में उन्होंने सम्मानपूर्वक लेलिन और ओक का अभिवादन किया। हमने आपको सामान्य घटनाओं के बारे में सब कुछ बता दिया है। यह मेरी पहचान का प्रतीक है। मुझे निगरानी टावर पर ले चलो। ओक ने अनुचर को एक बिल्ला सौंपा। अनुचर बहुत बुरा लग रहा था और उसके कानों के पीछे सफेद बाल की धारियां थी। उसने बिल्ला लिया और मंत्र पढ़ते हुए अपने अंगूठे से उसकी सतह पर निशान बनाया। मंत्रोच्चार के साथ ही वैसे सफेद प्रकाश की एक परत उभरी और हवा में एक छवि बनी। स्क्रीन पर लेलिन और ओक की प्रोफाइल दिखाई दी। लॉर्ड लेलिन, भगवान ओक, कृपया मेरा पीछा करें। छवि और जानकारी देखने के बाद इस अनुचर ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह लेलिन और ओक को छोटे शहर के भीतर एक ऊंचे पत्थर के टॉवर तक ले गया। यह संगठन का निगरानी टावर है। मैं गार्ड की भूमिका निभा रहा हूं और टावर का रखरखाव कर रहा हूं। अभी यह पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है। अनुचर ने अपनी रिपोर्ट देते समय निगरानी टावर के दरवाजे खोल दिए। निगरानी टावर अत्यंत साधारण था और दीवारें राख जैसे भूरे रंग की चट्टानों जैसी थी। प्रथम मंजिल पर अनुचर का आवास था तथा मीनार के रखरखाव में प्रयुक्त होने वाले पत्थर और क्रिस्टल जैसे सामान को दूसरी मंजिल पर बेतरतीब ढंग से रखा गया था। सर्पिल सीढ़ियों की लंबी उड़ान भरने के बाद लेलिन निगरानी टावर की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गया। सबसे ऊपरी मंजिल के दरवाजे के बाहर वास्तव में एक जीवित जादुई प्राणी था। यह दीवार पर लगी एक छिपकली की पेंटिंग थी। मुझे पासवर्ड दो। महान धरती माता ने हमें अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। अनुचर ने गाते हुए स्वर में पाठ किया। पासवर्ड की पुष्टि हो गई। छिपकली के उत्तर के बाद दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। भले ही वह केवल स्तर 3 का अनुयायी है, फिर भी वह बुरा नहीं है। लेलिन ने पेंटिंग के अंदर छिपकली को देखा, जो अभी भी रेंग रही थी, और कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने टिप्पणी की। सबसे ऊपर वाला कमरा बहुत छोटा था। चारों दीवारों पर खिड़कियां लगी हुई थी और उनके माध्यम से शहर के आसपास के दृश्य देखे जा सकते थे। यह एक ऐसा उपकरण है जो मौसम पर नजर रखता है और ये स्पेल संरचनाएं आर्द्रता और तापमान के बारीक समायोजन का पूरक है। नियंत्रण अत्यंत सरल है, लेकिन चूंकि यह अभी भी तुम्हारा पहला मौका है, लेलिन तुम पहले मुझे देख सकते हो। ओक एक काले उपकरण की ओर चला गया। यहाँ आने का हमारा प्रारंभिक उद्देश्य उस बीमारी का इलाज करना है जो हॉर्स मिल्क ग्रास को प्रभावित कर रही है। ओक ने उपकरण पर दबाव डाला और तुरंत अपने चेहरे पर लाल प्लास्टिक का मास्क पहन लिया। काचा तारांकन उपकरण में एक गड्ढा दिखाई दिया। यह अंगूठे के आकार का था, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब समा सकती थी। पहला जैकलिन पोशन। ओक ने गड्ढे में कई टेस्ट ट्यूबें रखी। तुरंत ही हरे तरल पदार्थ का जल स्तर धीरे धीरे कम हो गया। बारिश। ओक ने प्राचीन बायरन भाषा में यह शब्द उगल दिया। उसी समय जल तत्व के कण लगातार उसकी हथेली में एकत्रित हो रहे थे। ऊर्जा कणों को उपकरण के माध्यम से बढ़ाया गया और अंततः उन्हें टावर से बाहर निकाल दिया गया। जादूगरों के जादू का उपयोग विज्ञान के स्थान पर करना और मानव निर्मित बारिश उत्पन्न करना, यह अविश्वसनीय है। लेलिन के चेहरे पर यह सोचते हुए एक मादक भाव उभर आया। प्रगति के सभी मार्ग अंततः एक ही अंतिम गंतव्य पर पहुंचेंगे। इस दुनिया में जादू की रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करने वाले जादूगरों ने लगभग वही उपलब्धियां हासिल की थी जो लेलिन की पिछली दुनिया में हासिल की गई थी। काचा तारांकन। छोटे से शहर के ऊपर अशुभ बादलों के टुकड़े इकट्ठे हो गए और हर पल घने होते जा रहे थे। हल्की थपकी तारांकन। आसमान से हरे रंग की बारिश की बूंदें गिर रही थी। काले बादल छा गए और घास के मैदानों पर बारिश होने लगी। बारिश शुरू होने के साथ ही हॉर्स मिल्क ग्रास की सतह पर काले धब्बे स्पष्ट रूप से हल्के हो गए। ऐसा लग रहा था कि बारिश के दौरान किए गए उपचार से घास पूरी तरह से ठीक हो सकती है। गुप्त विमान का प्रबंधन भी एक कौशल है। वर्षा उत्पन्न करने की विधि हमारे द्वारा प्रयुक्त सभी तकनीकों में सबसे सरल है। हमें वनस्पतियों और जीव जंतुओं की अनुकूलता के बारे में भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि रात्रि कमल के फूलों और मध्यरात्रि मधुमक्खियों को एक साथ रखा जाए, तो इससे न केवल मध्यरात्रि कमल के फूलों के उत्पादन की दक्षता बढ़ सकती है, बल्कि इससे मध्यरात्रि मधुमक्खियों की जीवन शक्ति भी बढ़ सकती है और मधुमक्खी राजा होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके अलावा मिडनाइट लोटस फ्लावर के पराग से बना शहद भी एक कॉस्मेटिक आइटम है, जिसे महिला मैगी द्वारा अत्यधिक पसंद किया जाता है। ओक ने लेलिन का संक्षिप्त परिचय दिया। गुप्त विमान के प्रबंधन में लेलिन का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उन्होंने ओक के शब्दों को ध्यानपूर्वक अपनी स्मृति में दर्ज कर लिया और अपने संदेहों को कम करने के लिए समय समय पर प्रश्न पूछे। हालांकि यह अफसोस की बात है। यदि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गुप्त विमान के भीतर की गतिविधियों का प्रबंधन एआई चिप से करवा पाऊं, तो मुझे विश्वास है कि मैं गुप्त विमान की उत्पादकता कम से कम 20% तक बढ़ा सकता हूं। गुप्त विमान के भीतर सामान्य स्थिति को समझने के बाद लेलिन को लगा कि यह अफसोस की बात है। चाहे फोर सीजन्स गार्डन का गुप्त विमान कितना भी महान क्यों ना हो, वह उसका नहीं था। इसलिए लेलिन अपने तुरुप के पत्ते प्रकट नहीं करना चाहता था। इसके अलावा एक नवोन्नत मैगस के रूप में उसके लिए एक गुप्त विमान का मालिक होना महज एक सपना था। इन 2-4 विचारों के अलावा लेलिन के पास कोई और बेहतर तरीका नहीं था जिसे वह अपनाना चाहता था। 7 दिन बाद नाइट हॉक की कर्कश आवाज सुनाई दी। लेलिन नाइटलेस सिटी की ओर वापस उड़ते समय ड्रैगन क्राउन नाइट हॉक की पीठ पर बैठा था। गुप्त विमान को बनाए रखने के मिशन वास्तव में सबसे लोकप्रिय मिशनों में से एक थे। लेलिन और ओक ने गुप्त विमान के पूर्वी भाग को साफ करने में केवल 7 दिन लगाए। न केवल बीमारी ठीक हो गई, बल्कि वे खूंखार जानवरों के झुंड को भगाने में भी सफल रहे। इसके बाद लेलिन और अन्य लोगों को, जिनके पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा था, गुप्त विमान से बाहर भेज दिया गया। उनके प्रत्येक टोकन पर भारी संख्या में योगदान अंक जोड़े गए। मैं अब अपनी पहले वाली योजना को आजमा सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कई और नौकर ढूंढने की जरूरत है। अगर मैं सब कुछ खुद ही करूँ तो यह मेरे समय की बर्बादी होगी, लेलिन ने सोचा। 4 महीने की अवधि के बाद डार्कनेस क्रिस्टल के सेवन से उत्पन्न प्रतिक्रिया गायब हो गई। हालांकि फोर सीजन्स गार्डन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं थी, इसलिए लेलिन केवल अपना ध्यान नाइटलेस सिटी की उस बूढ़ी चुड़ैल पर केंद्रित कर सकता था।
उसे याद आया कि बूढ़ी डायन की दुकान में बहुत सारी अच्छी चीजें थी। रात्रिविहीन शहर में लोगों का समुद्र पहले जैसा ही था। लेलिन सीधे उस गलियारे की ओर उड़ गया जहां प्रतिष्ठित जादूगर बैठे थे और उसने अपनी अंगूठी पहरेदारों को दिखाई और उसके बाद पहरेदारों के सम्मानपूर्ण झुककर शहर में प्रवेश किया। अचानक लेलिन का लबादा हिल गया। एक हरे रंग की रोशनी उसके वस्त्र के माध्यम से तेजी से फैल रही थी। लेलिन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और जेब से एक डायरी निकाली। एक हरे रंग की गुपछाप रोशनी के साथ चमक उठी और उसमें से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। अरे लेलिन, क्या तुम अभी तक यहाँ हो? आवाज के लहजे से लेलिन को तात्कालिकता का एहसास हुआ। जब से उसने उस बूढ़ी डायन को आत्माओं पर अपने शोध की एक प्रति सौंपी थी, जब वह उसका अनुचर था, तब से ही यह सिद्ध हो चुका था कि उसकी उसमें अत्यधिक रुचि है। इसके अलावा उसने लेलिन को अपनी गुप्त छाप भी दे दी। पिछले कुछ महीनों में ऐसा लग रहा था कि उसके प्रयोग में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन वह एक अड़चन में फंस गई थी। इसलिए वह लगातार लेलिन को संदेश भेज रही थी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि लेलिन फोर सीजन्स गार्डन के अंदर योगदान बिंदुओं के बदले में औषधि तैयार कर रहा था, इसलिए उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये बूढ़ी चुड़ैल बेहद धैर्यवान थी और हर कुछ दिनों में लेलिन को संदेश भेजती रहती थी। यह क्या है? क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मैं यथाशीघ्र यहाँ आने का पूरा प्रयास करूंगा? लेलिन ने गुप्त छाप से कहा। उसी समय उसके कदम रुक गए और दिशा बदलकर एक सुनसान गली की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने शरीर पर अलगाव जादू की एक परत भी लगाई। इस बार मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हैं। क्या आपको क्रिस्टलीकृत अंधकार ऊर्जा कण याद है? मेरे पास कुल 500 ग्राम है और मैं कसम खाता हूं कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। लेलिन के स्वभाव को जानते हुए बूढ़ी चुड़ैल ने जल्दी से अपना मूलभाव करने का हथियार निकाल लिया। 500 ग्राम। लेलिन की भौहें ढीली पड़ गई और तनाव की मूल भावना गायब हो गई। इतने सारे डार्कनेस क्रिस्टल के साथ जो उसने बचाकर रखे थे, ये निश्चित रूप से उसके मौलिक सार रूपांतरण को एक और पायदान ऊपर ले जाएगा। हालांकि अंधकार क्रिस्टल सर्वशक्तिमान नहीं थे। लेलिन के आकलन और एआई चेक की गणना के अनुसार यदि ये क्रिस्टल उसके मौलिक सार रूपांतरण को 70% तक ले आए, तो ये पहले से ही एक वरदान होगा। इसके अलावा इसका प्रतिकूल प्रभाव अत्यंत भयावह होगा। यदि उसकी जीवन शक्ति अन्य सामान्य जादूगरों से बेहतर न होती, तो वह इतना पागल होने की हिम्मत न कर पाता। हाँ, इस बार मैंने कोई खर्च नहीं छोड़ा और अब तो कुछ बुरे संख्यक लोगों का भी एहसान मानना पड़ेगा। क्या आपको हमारा पिछला लेन देन याद है? मुझे जानकारी का दूसरा भाग बता दीजिए और ये सभी क्रिस्टल आपके हो जाएंगे। इसके अलावा आपने पहले जो बातें बताई थी, उनके घटित होने की भी कुछ संभावना है। जहां तक विस्तृत जानकारी की बात है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप मेरी दुकान पर ना जाएं। बूढ़ी चुड़ैल की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई, लेकिन लेलिन बता सकता था कि उसमें एक निश्चित मात्रा में आत्मविश्वास था। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहां रहूंगा। लेलिन ने डायरी बंद की और अपने कदम तेज कर दिए। नाइटलेस सिटी के भीतर एल्म स्ट्रीट #231। हे, आप वास्तव में इतनी जल्दी यहाँ आ गए। ऐसा लगता है कि आप भी मेरे पास मौजूद सामान पाने के लिए उत्सुक हैं। लेलिन को दुकान में प्रवेश करते देख चुड़ैल ने तुरंत मुख्य दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था कि वह दिन के बाकी समय के लिए अपना कारोबार बंद करने को तैयार थी। आप और मैं दोनों ही जादूगर हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा न होता जो दूसरे पक्ष को चाहिए होता, तो हम इस तरह इकट्ठे नहीं होते। ये दिमागी खेल खेलने की कोशिश मत करो। लेलिन ने बूढ़ी चुड़ैल के रूप की सावधानी पूर्वक जांच की। वह पहले की तुलना में अधिक वृद्ध लग रही थी। इसके अलावा उसके बाल झड़ रहे थे और झड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह 30-40 साल बूढ़ी हो गई हो। क्या हुआ है आपको? लेलिन ने सहजता से पूछा। ये कुछ खास नहीं है, बस एक प्रयोग का परिणाम है। बूढ़ी डायन स्पष्टता विस्तार से बताने का इरादा नहीं रखती थी। सभी 500 ग्राम डार्कनेस क्रिस्टल यहाँ है। बूढ़ी चुड़ैल ने अपना सिर हिलाया और एक काली बोतल काउंटर पर रख दी। उसका शरीर बहुत दुबला था, मानो वह किसी भी क्षण गिरकर मर सकती थी। बोतल के अंदर आधी ठोस और आधी तरल पारभासी क्रिस्टल की एक परत थी, वैसी ही जैसी लेलिन ने पहले देखी थी। इससे पहले उस चीज के बारे में क्या ख्याल है जिसे खोजने का काम मैंने तुम्हें सौंपा था? क्या अब सचमुच कोई संभावना है? उसने पहले भी बूढ़ी डायन से एक अनुरोध किया था और वह मामला कोई साधारण काम नहीं था। निस्संदेह समान लोग एक दूसरे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। आपकी आभा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक डार्क मैगस हैं। इसके अलावा मेरे पीछे का गिल्ड आपको हमारे साथ शामिल करने के लिए बहुत इच्छुक है। बूढ़ी चुड़ैल होते हुए लताओं से बनी कुर्सी पर बैठ गई और बातें करने लगी। लेलिन ने पहले बूढ़ी चुड़ैल से जो पूछा था, वह स्वाभाविक रूप से डार्क मैगी द्वारा संचालित संगठन की तलाश करना था। यहां तक कि रात्रिविहीन शहर के भीतर भी, जो प्रकाश मार्गी द्वारा नियंत्रित था, निश्चित रूप से छायाओं का अस्तित्व अभी भी होगा। ये वे क्षेत्र थे जहां डार्क मैगी काम करते थे। आखिरकार लेलिन अभी भी पूरी तरह से एक अंधकार में जादूगर था। उसके लिए अन्य मैगी की तरह धीरे धीरे संसाधन जुटाना तथा आगे बढ़ने का मौका तलाशने के लिए समय और प्रयास खर्च करना बहुत ही अक्षमतापूर्ण था। इसके अलावा लेलिन के पास कोई गुप्त विमान नहीं था और अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ वह निश्चित रूप से एक भी गुप्त विमान स्थापित नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वो संसाधनों के बदले में केवल किसी संगठन के लिए काम कर सकता था। ऐसी बोझिल प्रक्रिया उसके लिए असहनीय थी। जहां तक संसाधनों को प्राप्त करने के सबसे क्रूर तरीके का सवाल है, तो ये हमेशा खूनी तरीकों से किया गया है। धीमी और स्थिर संचयन लूट के माध्यम से संसाधनों की तत्काल प्राप्ति को कैसे हरा सकता है? यद्यपि इस पद्धति में कुछ हद तक जोखिम था, लेकिन कुछ गणना करने के बाद लेलिन को लगा कि यह उसकी जोखिम सीमा के भीतर है। वास्तव में यह डार्क मैगी का सबसे आम विचार था। कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन एक गुप्त विमान का निर्माण कर सकता था, लेकिन जब संसाधनों की तत्काल आवश्यकता बढ़ जाती थी, तो लूटपाट करनी पड़ती थी। जहां तक पिछली मुठभेड़ की बात है, लेलिन को एहसास हुआ कि यह बूढ़ी चुड़ैल महज एक दुष्ट जादूगर नहीं थी। उसकी दुकान संभवतः चोरी के सामान के निपटान के लिए संपर्क बिंदु और डार्क मैगी के लिए एक बैठक स्थान थी। इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है।
आखिरकार अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ वह एक गुप्त विमान को लूटने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसे अन्य जादूगरों की मदद की आवश्यकता होगी। एन, तुम मुझे अपना सिर दिखाने कब लाओगे? लेलिन ने पूछा। मेरे इनाम के बारे में क्या? बूढ़ी चुड़ैल ने इनकार कर दिया। पहले इसे देखो। लेलिन ने सोचने के बाद एक स्क्रॉल उसकी ओर फेंका। बूढ़ी चुड़ैल ने वो पुस्तक पकड़ ली और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एन, ऐसा लगता है कि यह एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति औषधि का परिचय है। आवश्यक सामग्री वास्तव में दुर्लभ है, आपको वास्तव में एक आत्मा की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। गुक गुक। अचानक जैसे बूढ़ी चुड़ैल के गले में कुछ अटक गया हो, उसने उबकाई ली, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये है प्राचीन मागी का एक आध्यात्मिक शक्ति सूत्र। प्राथमिक चरण वास्तव में भर दिए गए हैं। उसने चिंता से लेलिन की ओर देखा। मुझे बाकी जानकारी दे दो और सौदा पक्का हो जाएगा। मैं तुम्हें अन्य प्रकार के मुआवजे भी दे सकता हूं और मेरे खजाने तुम्हारे लिए होंगे। बूढ़ी चुड़ैल के सुझाव पर लेलिन ने उपहास किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? प्राचीन मागी की आध्यात्मिक शक्ति औषधि की एक प्रति का मूल्य केवल इतना ही है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा काला पड़ गया और उसके शरीर से एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा तरंग निकली। तारांकन फुफ। तारांकन मानो तेज हवा गुजरी हो, दुकान का सामान हिलने लगा। तुम हमला करना चाहते हो? यह मत भूलो कि हम अभी नाइटलेस सिटी में हैं। लेलिन ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, जिसके बाद उसकी आंखें चमक उठी और अकल्पनीय अंधकार के साथ आध्यात्मिक शक्ति की एक विशाल लहर ने दुकान को घेर लिया। तारांकन टकराना। तारांकन। दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई और हवा में कई विस्फोट हुए। आसपास की कांच की बोतलें फूट गईं और उनमें से कई अंग और ताजा खून रिसने लगा। क्या सचमुच आपकी आध्यात्मिक शक्ति में इतनी बड़ी प्रगति हुई है? बूढ़ी चुड़ैल चौंककर 2 कदम पीछे हट गई। केवल इतना ही नहीं, ये भी देखो। लेलिन ने 4 सीजन्स गार्डन का पहचान बैज वापस ले लिया और उसे चुड़ैल की ओर दिखाया। 4 सीजन्स गार्डन की पहचान का प्रतीक। ये सोचना कि आप पहले ही उनमें शामिल हो चुके हैं। बूढ़ी चुड़ैल अस्पष्टता अधिक भयभीत थी। अरे अरे, क्या यह हेल्म स्ट्रीट हैश 231 मैरीज एम्पोरियम है? मैंने पहले आपकी दुकान से मजबूत आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा तरंगों का पता लगाया है। क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? एक गुप्त छाप से एक दूधिया सफेद रोशनी बूढ़ी चुड़ैल के काउंटर पर तैर रही थी। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये तो बस पहले के एक असफल प्रयोग का लीक होना है। बूढ़ी चुड़ैल ने लेलिन की आंखों में देखा और गुप्त छाप से कहा। दूसरा पक्ष एक क्षण के लिए चुप हो गया। तो फिर मैं ये रिकॉर्ड बनाऊंगा। इसके अलावा आपने नाइटलेस सिटी के सुरक्षा कानून की धारा 762 का उल्लंघन किया है। कृपया 13 तारीख से पहले अपना जुर्माना भरने के लिए सांप्रदायिक केंद्र में आए। जाहिर है दूसरे पक्ष को संदेह था, लेकिन इस घटना के अपराधी के रूप में बूढ़ी चुड़ैल ने कोई समस्या नहीं बताई, इसलिए दूसरे पक्ष ने मामले को आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। मुझे पता है। बूढ़ी डायन ने गुप्त छाप बंद करने से पहले दूसरे पक्ष को सही ढंग से उत्तर दिया। मैगस की दुनिया में केवल ताकत ही सब कुछ नहीं थी। किसी को किसी तरह का समर्थन भी मिलना चाहिए। न केवल लेलिन ने बूढ़ी चुड़ैल के सामने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि उसने ये भी बताया कि उसे 4 सीजन्स गार्डन का समर्थन प्राप्त है। इसलिए बूढ़ी चुड़ैल के पास अब उसे गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक दूसरे पक्ष द्वारा लेलिन की कमजोरियों का फायदा उठाने की संभावना का सवाल है, अभी लेलिन किसी भी डार्क मैगी संगठन में शामिल नहीं हुआ था, तो उसे इससे डर क्यों होगा? इसके अलावा उस संगठन में सफलतापूर्वक शामिल होने के बाद जिसमें बूढ़ी चुड़ैल थी, हर कोई एक ही नाव में होगा। लेलिन के पास अन्य योजनाएं भी थी और वह कभी भी इस बूढ़ी चुड़ैल को दूसरों के सामने उन्हें प्रकट नहीं करने देगा। टकरा जाना। तारांकन। उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टलों का एक ढेर जो विशाल ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित कर रहे थे, मेज पर खाली कर दिया गया। साथ ही 1 दर्जन काले जादुई क्रिस्टल कार्ड भी रखे गए। ये जादुई क्रिस्टल कार्ड 1000 जादुई क्रिस्टल के साथ से बने थे, जो कई संरचनाओं के ऊर्जा स्रोत का मूल था, इसलिए उनकी अत्यधिक मांग थी। मेरे सभी जादुई क्रिस्टल यहाँ हैं। इस दुकान में प्रत्येक वस्तु जब तक आप चाहें आपकी हो सकती है। काश आप मुझे उस औषधि का फॉर्मूला दे पाते। बूढ़ी डायन के चेहरे पर गंभीरता और विनती भरा भाव प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे इस औषधि के फॉर्मूले की बहुत जरूरत थी। इस घटनाक्रम से लेलिन कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि यह बूढ़ी चुड़ैल निश्चित रूप से इससे रोमांचित होगी, लेकिन इतनी पागलपन भरी हद तक नहीं। हालांकि अब यह स्थिति स्वाभाविक रूप से उनके लिए अधिक अनुकूल थी। लेलिन उदासीन दिखाई दिया क्योंकि उसने जादुई क्रिस्टल कार्ड और क्रिस्टलीकृत डार्कनेस ऊर्जा कणों को उठाया और उन्हें अपने लबादे में संग्रहित किया। ऐसी औषधि का फॉर्मूला कितना कीमती है जो आधिकारिक मागी की आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ा सकता है। मेरे लिए इस तरह की वस्तु पाना आसान भी नहीं है। लेलिन ने बेपरवाही से कहा और बूढ़ी चुड़ैल के चेहरे पर निराशा छा गई। हालांकि सूत्र नहीं दिया जा सकता, फिर भी हम सहयोग कर सकते हैं। ठीक जब बूढ़ी चुड़ैल गुस्से में फटने वाली थी, लेलिन ने धीरे से फिर से बात की, जिससे बूढ़ी चुड़ैल ने अपने द्वारा एकत्र किए गए ऊर्जा कणों को शिथिल कर दिया। सहयोग करें। हम ऐसा कैसे करेंगे? आप आत्माओं के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं और इस आध्यात्मिक औषधि के लिए कच्चे माल सभी आत्माएं हैं। आप सामग्री उपलब्ध कराएंगे और अन्य सभी तैयारी कार्य करेंगे और मैं औषधि बनाने का प्रभारी रहूंगा। जहां तक सफल औषधियों का प्रश्न है, उनमें से 60% मुझे मिलेंगे और शेष 40% आपको मिलेंगे। लेलिन ने सुझाव दिया। यह स्पष्ट था कि यह प्रस्ताव बूढ़ी डायन के कोमल हृदय पर चोट करने वाला था। क्षमता के संदर्भ में वह वर्तमान लेलिन को नहीं हरा सकती थी और लेलिन का समर्थन करने वाली शक्ति भी एक ऐसी चीज थी जिसने उसे कुछ हद तक डर दिया था। इसके अलावा यह औषधि उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह अनुपात बहुत कम है। मैं आत्माओं को प्राप्त करूंगा और सारा तैयारी कार्य करूंगा, जो बहुत अधिक खतरनाक है। अगर मैं कभी प्रकाश मैगी द्वारा पकड़ा गया तो निश्चित रूप से मुझे दुनिया के अंत तक पीछा किया जाएगा। बूढ़ी चुड़ैल ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वह सबसे अधिक खतरे में होगी।
ये सबसे अच्छा है जो आपको मिलेगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। लेलिन के चेहरे पर भावशून्य भाव था। आखिरकार फॉर्मूला मेरे हाथ में है। जब तक आप सहमत हैं, हम तुरंत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और परीक्षण की आंख को इसकी गवाही देने के लिए बुला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छे से बूढ़ी चुड़ैल काफी देर तक चुप रही, फिर उसने अपने मुंह से कुछ शब्द निकाले। मिलने के लिए दूसरा समय चुनने के बाद लेलिन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वह पहली मुलाकात के बाद से ही उसके साथ सहयोग करने की योजना बना रहे थे। आध्यात्मिक शक्ति का जो मिश्रण उन्होंने पहले दिखाया था, वह स्वाभाविक रूप से मैरी के आंसुओं का प्राचीन मिश्रण था। जब वह अनुयायी था, तब उसने इसका एक सरलीकृत संस्करण रक्त प्रतिशोध औषधि पहले ही पूरा कर लिया था। रैंक एक वॉलॉक में आगे बढ़ने और एआई चिप को अपग्रेड करने के बाद लेलिन के पास अंततः औषधि के मूल अधूरे फॉर्मूले को बहाल करने की क्षमताएं आ गई। ये औषधि वास्तव में प्राचीन मागी द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त थी। एआई चिप की सरल गणना के अनुसार मैरी के आंसू वर्तमान में लेलिन के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए। भारी मात्रा में मदिरा एकत्रित करना तथा प्रारंभिक चरण में तैयारी करना, दोनों ही कार्य अत्यंत जटिल तथा क्रूर थे। इसमें निहित क्रूरता रक्त प्रतिशोध औषधि बनाने से भी कहीं अधिक थी। यदि प्रकाश मैगी को पता चल गया, तो लेलिन का एकमात्र परिणाम मौत तक पीछा करना होगा, और यहाँ तक कि सूत्र के बारे में पूछताछ भी होगी। लेलिन के पास ऐसा जोखिम उठाने के लिए समय और प्रयास नहीं था। इसके अलावा औषधि के फॉर्मूले की विशेष प्रकृति के कारण जो जादूगर तैयारी का काम संभाल सकते थे, उनके पास आधिकारिक जादूगर की ताकत और आत्माओं के पहलू के बारे में गहरी समझ होनी चाहिए थी। अभी बूढ़ी चुड़ैल ही एकमात्र थी जो इस मानदंड को पूरा करती थी। फोर सीजन्स गार्डन में निश्चित रूप से ऐसे मैगी होंगे जो इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे, लेकिन लेलिन इस पर विचार भी नहीं करेगा। यह आध्यात्मिक औषधि जो आधिकारिक मागी के लिए उपयुक्त थी, अनुचरों के लिए उपयुक्त औषधियों की तुलना में बहुत अधिक महंगी थी। इसके अलावा यह एक प्राचीन औषधि थी। लेलिन इतना मूर्ख नहीं था कि वह ये सोचे कि वह इस सूत्र को अपने पास रख सकता है। इसे निश्चित रूप से संगठन के नाम पर जब्त कर लिया जाएगा। यद्यपि संगठन उसे कुछ लाभ अवश्य देगा, लेकिन क्या ये लाभ फॉर्मूले पर एकमात्र स्वामित्व होने के लाभों से अधिक होगा? एक ऐसी औषधि जो किसी की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती थी, एक ऐसा प्रलोभन था जिसका कोई भी आधिकारिक जादूगर विरोध नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप लेलिन के अनुनय विनय से बूढ़ी चुड़ैल तुरंत सहमत हो गई। इसके अतिरिक्त उन दोनों ने एक अटूट प्रतिज्ञा की, जिसकी साक्षी परीक्षण की आंख थी। बूढ़ी चुड़ैल को लेलिन या औषधि के फॉर्मूले के बारे में कोई भी जानकारी लीक न करने की शपथ भी लेने के लिए मजबूर किया गया था। यह निश्चित रूप से लेलिन के अनुरोध पर था। इस तरह अगर किसी को बूढ़ी चुड़ैल का रहस्य पता भी चल जाए, तो वे लेलिन तक उसका पता नहीं लगा पाएंगे। वास्तव में लेलिन ने सामग्री एकत्र करने का सारा जोखिम बूढ़ी चुड़ैल पर डाल दिया। इसलिए उन्होंने उसे बनने वाली औषधि का 40% हिस्सा देने में संकोच नहीं किया। जहां तक औषधि के फॉर्मूले की बात है, लेलिन ने बूढ़ी चुड़ैल को पहले आधे भाग की अधिकांश सामग्री दे दी थी। जहां तक कुछ सबसे महत्वपूर्ण कदमों का सवाल है, तो उन पर पूरी तरह उनका नियंत्रण था। जब तक वह उन महत्वपूर्ण कदमों पर कायम रहा, लेलिन को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि बूढ़ी चुड़ैल संभवतः उसके खिलाफ विद्रोह कर देगी। ये अंतिम कुछ प्रक्रियाएं न केवल अत्यंत थकाऊ थीं, बल्कि सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए एआई चिप की मदद की भी आवश्यकता थी। यदि अन्य लोगों को पूरा फॉर्मूला मिल भी जाए, तो भी वे सफलतापूर्वक औषधि तैयार नहीं कर पाएंगे। जहां तक उस चुड़ैल का सवाल है जिसे औषधि की जरूरत थी, उसके पास लेलिन के लिए कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे आत्माओं को इकट्ठा करने का अत्यधिक जोखिम उठाना था, और साथ ही शराब बनाने की प्रारंभिक अवस्था की खूनी तैयारी भी पूरी करनी थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद लेलिन और बूढ़ी चुड़ैल कुछ हद तक एक ही नाव में थे, इसलिए एक अंधेरे संघ को संदर्भित किए जाने का मामला स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन उस बूढ़ी चुड़ैल की प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब थी। वह औषधि प्राप्त करने के लिए इतनी आसानी से सहमत हो गई। मैं उसे और भी सामग्री देने के लिए तैयार था, लेकिन वह मेरी शर्तों पर इतनी जल्दी सहमत हो गई, मानो वह औषधि उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए थी। लेलिन के दिमाग में लगातार विचार घूम रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नहीं, यह मेरे लिए बेहतर है। अगर मुझे इस व्यवस्था के बारे में संदेह है, तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा जिसे मैं ब्लैकमेल सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। डूबते सूरज की रोशनी में लेलिन की परछाई सड़क पर खींची चली आ रही थी। कुछ दुष्टतापूर्ण लग रही थी, मानो वह कोई शैतान हो। दुकान में पहले से ही बूढ़ी चुड़ैल चुपचाप वहीं खड़ी रही जब तक उसने लेलिन के जाने की पुष्टि नहीं कर दी। इसके बाद वह काउंटर पर गई और एक छिपे हुए क्षेत्र पर दबाव डाला। तारांकन धमाका। तारांकन। एक यांत्रिक ध्वनि सुनाई दी और दुकान के पीछे की दीवार को पीछे की ओर धकेल दिया गया, जिससे नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगी। बूढ़ी चुड़ैल अपना लबादा थामे धीरे धीरे नीचे की ओर चल रही थी। सीढ़ियां बहुत छोटी थीं, जो कुछ ही कदम चलने के बाद समाप्त हो जाती थीं। यह एक तहखाना था और यह बूढ़ी डायन की दुकान के ठीक नीचे स्थित था। इसके अलावा तहखाने के कमरे की दीवारों पर कई रूल अंकित थे। कमरे के कोनों में कुछ मानव हड्डियां भी बिखरी हुई थीं। इन हड्डियों पर जख्म के कई निशान थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनके मालिकों को जीवित रहते हुए कितनी यातनाएं और पीड़ा झेलनी पड़ी होंगी। एक ठंडी आभा लगातार कमरे को घेरे हुए थी। यदि लेलिन यहाँ होता, तो वह निश्चित रूप से इस परिचित भावना को पहचान लेता। यह एक्सट्रीम नाइट सिटी की प्रयोगशाला के समान था, जहां वह प्रतिशोधी आत्माएं बनाने की कोशिश कर रहा था। तारांकन सस्सी। तारांकन। बूढ़ी चुड़ैल ने कमरे के बीच में एक मोमबत्ती जलाई। यह मोमबत्ती पारदर्शी सफेद थी, फिर भी इसकी लौ गहरे हरे रंग की थी। आग की लपटों के नीचे बूढ़ी चुड़ैल का भयानक चेहरा और भी अधिक भयानक लग रहा था। माँ वूश। तहखाने में एक काला बवंडर आया और काली गैस की चमक के बाद तहखाने में अचानक एक पारदर्शी आकृति दिखाई दी। यह आकृति एक साधारण पोशाक पहने हुई युवा लड़की की थी। उसकी परछाई बहुत धुंधली थी, मानो वह लुप्त होने वाली हो। मेरी बेटी। बूढ़ी डायन के चेहरे पर दयालुता किंतु हृदय विदारक अभिव्यक्ति दिखाई दी।
अभी क्या हुआ? मुझे ऊपर से एक मजबूत और खतरनाक ऊर्जा का विस्फोट क्यों महसूस हुआ? लड़की के चेहरे पर संदेह का भाव था। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बस व्यापार करते समय एक छोटा सा विवाद हुआ था। बूढ़ी चुड़ैल तनावग्रस्त दिख रही थी। क्या इससे तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूँ, बस इतना ही है कि लड़की फर्श पर झुक गई और अपने घुटनों को पकड़ लिया। अब मुझसे परेशान मत हो, मेरे अस्तित्व की रक्षा के लिए पहले ही तुम्हें बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ चुके हैं। यदि मैं न होता तो क्या आप बहुत पहले ही आगे नहीं बढ़ गए होते? मेरी प्यारी बेटी। बूढ़ी चुड़ैल की आंखें लाल हो गई और वह अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी, फिर भी उसके दोनों हाथ केवल लड़की की भुतिया आकृति के बीच से ही गुजर पा रहे थे। इसके बाद लड़की की भुजाएं और भी अधिक भ्रामक हो गईं, मानो वे किसी भी क्षण बिखर जाएंगी। ओह नहीं, ये पहले से भी अधिक तेज क्यों है? बूढ़ी डायन के चेहरे पर भय दिखाई दिया और उसने घबराहट में अपने वस्त्रों से विभिन्न वस्तुएं निकाली और उन्हें फर्श पर रख दिया, जिससे एक छोटी सी मंत्र रचना बन गई। संरचना के केंद्र में एक आत्मा क्रिस्टल बॉल के भीतर फंसी हुई थी। सर्वशक्तिमान अपवित्र माता, मैं आपके आशीर्वाद के बदले में इस आत्मा के भय का त्याग करता हूँ। बूढ़ी डायन ने आत्मा की ओर इशारा करते हुए अत्यंत अजीब ध्वनि वाला मंत्र पढ़ना जारी रखा। आह, क्रिस्टल बॉल के भीतर से पीड़ा और भय की ध्वनि बाहर की ओर फैल रही थी। आत्मा के शरीर से चांदी सफेद गैस के धागे लगातार बाहर निकल रहे थे। चांदी जैसी सफेद गैस ने तुरंत ही लड़की के शरीर को समृद्ध कर दिया और उसका लगभग बिखर चुका शरीर धीरे धीरे अधिक स्थिर हो गया। ये फिर से शुरू हो रहा है। मैं यह नहीं करना चाहता। ये भी है बहुत क्रूर। लड़की धीरे से सिसकने लगी। मुझे आज एक औषधि मिली और कहा जाता है कि इस औषधि का प्रयोग प्राचीन जादूगर अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए करते थे। यह निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। हिम्मत बनाए रखें, थोड़ी देर और मजबूत रहो और मां निश्चित रूप से तुम्हें अपना भौतिक शरीर वापस पाने में मदद करेगी। बूढ़ी डायन लगातार उसे सांत्वना देती रही। लेलिन को उस घटना के बारे में पता नहीं था जो उसके छोटी सी दुकान से निकलने के बाद घटित हुई। बूढ़ी डायन के साथ समझौता करने के बाद वह सबसे पहले रात्रिहीन शहर के सबसे प्रसिद्ध और भव्य रेस्तरां में शानदार भोजन के लिए गया। इसके बाद उन्होंने क्रू के विला में उपहार लाकर उन्हें पहले से कुछ जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया। जहां तक क्रू का प्रश्न है, जब उसने लेलिन को देखा जो सफलतापूर्वक फोर सीजन्स गार्डन का सदस्य बन गया था, तो उसके आश्चर्य भरे भाव से लेलिन को लगभग हंसी आ गई। यद्यपि फोर सीजन्स गार्डन को संपूर्ण प्रयोगात्मक सुविधाओं के साथ प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि आनंद के मामले में यह अभी भी नाइटलेस सिटी की तुलना में कमतर था। लेलिन को अंततः समझ में आ गया कि क्यों कई सदस्य, जिनके पास फोर सीजन्स गार्डन के मुख्यालय में छात्रावास था, अभी भी अपनी छुट्टियों के दौरान नाइटलेस सिटी का दौरा करते हैं। मैगी के लिए उनकी लंबी आयु और अमानवीय शक्ति ने उन्हें आसानी से अधिक प्रभाव और स्थिति प्राप्त करने की अनुमति दी। और शोध और विश्लेषण के अलावा ये नश्वर सुख उनके मनोरंजन के तरीकों में से एक बन गए। आगे बढ़ने की कोई आशा न देखकर कई बुजुर्ग मैगी अपने संगठनों से सेवानिवृत्त होकर नाइटलेस सिटी में चले गए और अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाया। लेलिन का पड़ोसी क्रू ऐसे लोगों का अच्छा प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि फिलहाल यह मामला लेलिन के लिए भविष्य में सोचने के लिए बहुत दूर था, क्योंकि वह अभी भी युवा था और उसके पास शक्ति में बढ़ने की बहुत क्षमता थी। अभी हतोत्साहित होने के लिए बहुत जल्दी थी। हालांकि उनके लिए दूर रहना केवल अपने खाली समय में आराम करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका था। समय तेजी से बीत गया और 3 दिन बाद लेलिन ने अपना वादा निभाया और एक बार फिर बूढ़ी चुड़ैल से मुलाकात की। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस संगठन के साथ बैठक में ले चलूंगा जो मेरा समर्थन कर रहा है। वह लेलिन को नाइटलेस सिटी से बाहर ले आई। एक सुनसान जंगल में बूढ़ी चुड़ैल ने एक भूत का मुखौटा निकाला और उसे पहन लिया। डार्क मैगी संगठन और लाइट मैगी संगठन अलग अलग है। किसी भी जानकारी का खुलासा हमें परेशानी में डाल देगा, इसलिए कई सदस्य अपनी पहचान छिपाते हैं। बेहतर होगा कि आप अपना चेहरा ढक लें और कोई उपनाम सोचें। ऐसा लग रहा था कि मैरी के आंसुओं का पूरा फॉर्मूला प्राप्त करने से पहले ही बूढ़ी चुड़ैल ने लेलिन को अपने साथ गठबंधन में शामिल कर लिया था। आखिरकार वादों और प्रतिज्ञाओं की तुलना में लाभों से जुड़ी बाधाएं अधिक चिरस्थायी थी। मेरा उपनाम ओल्ड डेविल है, मुझे गलत नाम से मत बुलाओ, बूढ़ी चुड़ैल ने चिंतित होकर उसे याद दिलाया। पहचान छुपाना, मुझे यह विचार पसंद है। लेलिन ने सिर हिलाया और उसके चेहरे की मांसपेशियां मुड़ गईं। उनके बालों का रंग भी गहरे काले से बदलकर चांदी जैसा सफेद हो गया। उसी समय उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा लिया। जब हम वहां पहुंचे तो मुझे ब्लड रॉक कहना। डार्क मैगी की प्रणाली लेलिन की पसंद के लिए अधिक उपयुक्त थी। इसके अलावा अपनी पहचान छिपाना फोर सीजन्स गार्डन में उनके काम के लिए भी उपयोगी होगा। बैठक एक दलदल के तल पर आयोजित की गई थी। हालांकि इस जगह की तुलना आम इंसानों के लिए नरक से की जा सकती है, लेकिन लेलिन और आधिकारिक मैगी के लिए यह बस कुछ कदम आगे चलने की बात थी। दलदल से गुजरने के बाद जहां से सड़ांध निकल रही थी, लेलिन ने खुद को जमीन के नीचे एक जगह पर पाया जो उसी समय बनाई गई थी। आप लेट है, बूढ़ा शैतान, और ऐसा लगता है कि आप ताजा खून लेकर आए हैं। एक काला चूहा जो एक वयस्क के आकार का था अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर लेलिन को घूर रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। हाँ, वह वही है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। उसका नाम है ब्लड रॉक। हालांकि उस पर खून की बदबू से भरी आभा मुझे बताती है कि वह एक अंधकार में जादूगर है, लेकिन जो दिलबदलू लोग प्रकाश जादूगर की तरफ चले गए थे वे बहुत अधिक हैं। हमें और अधिक गहन स्तर पर पुष्टि की आवश्यकता है। काले चूहे के अलावा एक गंजा मैगस भी था जिसके चेहरे की बनावट पिघल गई थी। उसके शरीर के चारों ओर एक बड़ा काला बोआ भी लिपटा हुआ था। उसने मेरे बच्चे को डरा दिया है। लेलिन को देखते ही बोआ पक्षी डर के मारे तुरंत पीछे हट गया, मानो वह अपने प्राकृतिक शत्रु को देख रहा हो। इसके बाद वह लेलिन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए सम्मानपूर्वक फर्श पर लेट गया। इससे गंजे मैगस का चेहरा बहुत भद्दा हो गया। लेलिन को तब समझ में आया कि बोआ का उसके सामने झुकना उसके विशालकाय कैमोइन सर्प के वंश के कारण था।
यह एक प्राचीन प्राणी की रक्त वंशावली थी जिसका अपनी प्रजाति पर स्वाभाविक नियंत्रण था। धतेरी की गंजे मैगस ने हमला किया। कुछ ऐसा जो पार्श्व पंजों जैसा दिख रहा था हवा में प्रकट हुआ और लेलिन पर झपटा। इस हमले के साथ जंगली जीवों की चीखें भी निकल रही थी। तुम मरना चाह रहे हो, लेलिन दहाड़ा, और जब उसने अपने दाहिने हाथ से हवा को खरोचा तो उसके शरीर से एक लाल रंग की रोशनी फूट पड़ी। अंधेरे से असंख्य काली परछाइयां उभरी और उन पार्श्व पंजों के चारों ओर लिप गई। तारांकन शशिश तारांकन लगातार सफेद भाप निकल रही थी और काली परछाइयों में फंसे जानवर के पंजे खुलने लगे और काले तरल की बूंदों में बदल गए जो फर्श पर टपकने लगे। उफ, इस बीच गंजा मैगस पीला पड़ गया और वो कुछ कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि उसे थोड़ी चोट लग गई है। हाँ 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 हाँ, मैंने अभी क्या देखा, वेनम स्नैक, आप वास्तव में एक नौसिखिया को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। एक सफेद मुखौटा पहने हुए महिला जादूगर ने उसका मजाक उड़ाया। तुम जरा रुको। गंजा वेनम स्नैक ने लेलिन को ठंडी निगाहों से देखा लेकिन दूसरी बार उस पर हमला नहीं किया। यहां आने से पहले बूढ़ी चुड़ैल ने लेलिन का संक्षिप्त परिचय दे दिया था। इस छोटे से संगठन का गठन कुछ गुप्त जादूगरों द्वारा अनेक व्यापारों के बाद किया गया था, इसलिए इसमें कोई सख्त नियम नहीं थे, यहां तक कि सभी सदस्यों की पहचान भी गुप्त रखी गई थी। हालांकि कुछ समय बाद संगठन की शक्ति में विस्तार हुआ और वह मध्यम स्तरीय गिल्डों के अस्तित्व को चुनौती देने लगा। चूंकि सभी सदस्य डार्क मैगी थे, इसलिए प्रवेश की आवश्यकताएं बहुत ढीली थी। कई सदस्यों के बीच आपस में दुश्मनी थी, लेकिन प्रकाश मैगी के भारी दबाव के बावजूद उन्होंने फिर भी इस संगठन के साथ गठबंधन करना चुना। जहां तक पिछले कुछ मैगी का सवाल है जिन्होंने लेलिन के लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश की थी, यह महज एक औपचारिकता थी। अभी लेलिन ने अपना कौशल प्रदर्शित किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी और ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। अब ठीक है, रक्त कुछ मेरे द्वारा संदर्भित है, इसके अलावा मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ, बूढ़ी चुड़ैल ने कहा। चूंकि और डेविल ने पहले ही यह कह दिया है और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को आत्मा की प्रतिज्ञा करनी होगी, इसलिए यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, बाघ के सिर वाला एक जादूगर बोला। लेलिन ने बूढ़ी चुड़ैल से जो सुना था उसके अनुसार वह बहुत समय पहले इस संगठन में शामिल हो चुकी थी और उसे एक बुजुर्ग माना जा सकता था। देखने से तो ये बात सच लग रही थी। ठीक है, आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि नए व्यक्ति का स्वागत न करें। पिछली बार जब हम मिले थे तब की योजना कैसी चल रही है? एक अन्य जादूगर जिसने स्वयं को हरे कोहरे में लपेट लिया था ने पूछा। चूंकि हम सभी यहाँ हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम सभी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हम अपने नौसिखिए को एक परीक्षण भी दे सकते हैं। गंजा वेनम स्नैक लेलिन को घूर रहा था। एक गुप्त विमान पर हमला, मुझे भी इसमें शामिल कर लो, लेकिन प्राप्त संसाधनों में से मुझे भी बराबर का हिस्सा दो, लेलिन ने विनम्रता से कहा। यह वह बात थी जो बूढ़ी डायन ने उसे पहले बताई थी। डार्क मैगी का इतना बड़ा समूह सिर्फ संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए एकत्र नहीं हुआ था। उनके लिए स्व उत्पादन बहुत धीमा था। सबसे अच्छा तरीका अभी भी प्रकाश मैगी से संसाधनों को लूटना था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि डार्क मैगी ने अपने स्वयं के संसाधनों का उत्पादन नहीं किया था। हालांकि अपने स्वयं के गुप्त विमानों के प्रबंधन के दौरान उन्होंने अपनी फसल बढ़ाने के लिए लूटपाट भी की। लेलिन को यह सब हाल ही में समझ आया, लेकिन वह डार्क मैगी के संगठन में इसलिए शामिल हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनकी योजना का समर्थन कर रहा था। अच्छा, चूंकि सभी लोग सहमत हैं, इसलिए मैं पूरी योजना पर काम करूंगा। इस बार मैंने जो गुप्त विमान खोजा है वो एनए आइवरी रिंग टॉवर द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक छोटे पैमाने के गुप्त भंडारण विमान में स्थित है। इस पर नजर रखने के लिए आधिकारिक मैगी से बना एक प्रवर्तन समूह है तथा उनमें से सबसे शक्तिशाली मैगस का तात्विक सार रूपांतरण 80% से अधिक है। मैं उसे ले जाऊंगा, इसलिए मुझे हमारे लाभ का 40% चाहिए। हरे कोहरे के भीतर जादूगर बोला। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। डॉट डॉट डॉट। इस बात पर स्पष्टता पहले ही सहमति हो चुकी थी और आसपास खड़े मैगी ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत अपनी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। यह निश्चित होना कि वह उस मैगस को दूर ले जा सकता है, इसका मतलब यह होना चाहिए कि हरे कोहरे के भीतर का मैगस बहुत शक्तिशाली है। वह निश्चित रूप से दूसरे रैंक पर पहुंचने के कगार पर होगा। लेलिन अंदर से कांप उठा। वह अपनी ताकत और समूह में अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। जन्मजात मंत्र और जीवन शक्ति में वॉलॉक के लाभ के आधार पर अपने वर्तमान तत्वसार रूपांतरण को जोड़ते हुए अभी वही अर्थ परिवर्तित तत्व मैगस को सीधे तौर पर हरा सकता है। हालांकि 80% से अधिक तात्विक सार रूपांतरण वाले मैगी के सामने उसके पास अभी भी कोई मौका नहीं था। जहां तक इस डार्क मैगी संगठन के सदस्यों की बात है तो वे ज्यादातर अर्थ परिवर्तित मौलिक मैगस थे जिन्हें दक्षिणी तट के भीतर कुलीन माना जाता था। जहां तक छोटे पैमाने के गुप्त विमानों की बात है वे फोर सीजन्स गार्डन से भिन्न थे जिसे लेलिन ने पहले देखा था, जो 1 मिलियन व्यू से अधिक फैला हुआ था। छोटे आकार के गुप्त विमानों की स्थापना मैगी द्वारा की गई थी जो संसाधनों और अन्य बहुमूल्य संसाधनों को संग्रहित करना चाहते थे। डिलेन गार्डन की तरह ये क्षेत्र भले ही बहुत विशाल न हो, लेकिन इसमें मौजूद वस्तुएं अत्यंत मूल्यवान थी। जहां तक फोर सीजन्स गार्डन के गुप्त विमान का प्रश्न है, यह एक बड़े पैमाने पर संसाधन उत्पादन केंद्र था। चूंकि क्षेत्र विशाल था, इसलिए निर्माण लागत बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने इसकी सुरक्षा के लिए रैंक 2 का एक मैगस नियुक्त किया। यह स्पष्ट था कि यदि लेलिन जिस संगठन में था उसने फोर सीजन्स गार्डन के गुप्त विमान को लूटने का प्रयास किया तो वहां गए सदस्यों की संख्या के अनुसार ही मौतें होंगी। हालांकि एक छोटे पैमाने के गुप्त विमान से निपटने के लिए जिसके संरक्षक के रूप में केवल रैंक 1 मैगस था, जब तक योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया था तब तक इसकी सफलता की पूरी संभावना थी। ठीक है, चूंकि अब कोई और प्रश्न नहीं है तो चलिए अब चलें। हरे कोहरे में जादूगर ने अपनी घड़ी निकाली और उसकी ओर देखा। चल दर, मेरा प्रिय पहले से ही ताजा खून के लिए तरस रहा है। गंजा विश्वास क्रूर और दुष्ट तरीके से मुस्कुराया। डॉट 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 डॉट। एक स्थान जो नाइटलेस सिटी से ज्यादा दूर नहीं है।
वहां कई मानव निर्मित इमारतें थीं, जहां से अक्सर छद्म वेशधारी मैगी प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। यह हैन्या आइवरी रिंग टॉवर की शाखा है। जिस गुप्त विमान के बारे में मैंने पूछताछ की थी वह इसी स्थान पर है। हरे कोहरे के बीच से जादूगर की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी, मैं संरक्षक को दूर ले जाऊंगा। आपको नाइटलेस सिटी के गार्डों के आने से पहले गुप्त विमान को लूटना होगा। योजना के आधार पर कार्य करें और याद रखें आपकी समय सीमा 5 मिनट है। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार साथ काम कर रहे हैं। बुरा शैतान, जिसकी भूमिका बुरी डायन निभा रही थी, ठंडी हंसी हंसने लगा। जाना। आदेश मिलते ही हरे धुंध में लिपटे मैगस ने सबसे पहले कार्रवाई की। एक मंत्र के जाप के बाद वह हवा में तैरने लगा, उसके शरीर से लगातार हरी धुंध निकल रही थी। तारांकन फुटकार, तारांकन सारा गहरा हरा कोहरा तूफान में बदल गया और लेलिन की दृष्टि के क्षेत्र में विभाजन के एक हिस्से पर आ गिरा। तारांकन शशिश, तारांकन ये हरा कोहरा अत्यंत अम्लीय गुणों वाला प्रतीत होता था। कोहरे की वजह से कई अनुचर सफेद हड्डियों में बदल गए और रोने लगे। यहां तक कि आसपास की जमीन भी नर्म और कीचयुक्त होकर दलदल में बदल गई। यहां तक कि रक्षात्मक संरचना के एक हिस्से से आने वाली रोशनी भी हरे कोहरे की संचारक शक्ति के कारण काम रही थी, मानो वह किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगी। कौन है भाई, क्या तुमने सचमुच एन्या आइवरी रिंग टॉवर के एक डिवीजन पर हमला करने का साहस किया है? एक क्रोधित आवाज सुनाई दी। इसके बाद काले कवच पहने एक व्यक्ति हवा में उड़ गया। माना, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और जमीन से धुआं निकला जो हरे कोहरे से टकराकर खोपड़ी में बदल गया। हे, हरे कोहरे में जादूगर हंसने लगा। उसके आदेश पर हरा कोहरा खोपड़ी से टकराते ही बिच्छू का रूप ले लेता है। तारांकन धमाका, तारांकन, तारांकन टकराना, तारांकन। ऐसा प्रतीत हुआ कि आसपास के क्षेत्र में 10 अलग अलग तूफानी हवाओं का प्रकोप हुआ, जो बाद में सभी दिशाओं में फैल गई। शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति ने तुरंत ही डिवीजन की इमारत की एक परत को नष्ट कर दिया। क्या यह उस जादूगर की ताकत है जिसने अगले रैंक तक पहुंचने के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी कर ली हैं? लेलिन ने हवा में मैगस की हरकतों को करीब से देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हरे धुंध में मैगस के नियंत्रण में आने के साथ ही हवा में लड़ाई तेजी से एक तरफा हो गई। अब हमारी बारी है। क्रिंटक, जो सामान्य मनुष्य से आधे आकार का था, अपने होंठ चाटने लगा। नवागंतुक, घबराए नहीं, यदि आप इस ऑपरेशन में बाधा डालेंगे तो मैं आपकी जान लेने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। विषैले सांप ने उसे धमकाया। अगर तुम मुझे रोकोगे तो निश्चित रूप से तुम ही मरोगे। लेलिन, जो ब्लड रॉक के नाम से जाना जाता था, ने हंसते हुए एक आवाज निकाली। एक औषधि में विस्फोट हो गया और उसके शरीर पर एक लाल झिल्ली बन गई। विशालकाय हरा कोहरा एक अत्यंत शक्तिशाली प्रकार का क्षेत्र प्रभाव मंत्र है। यह प्रभाव क्षेत्र के भीतर सभी लक्ष्यों को विनाशकारी क्षति पहुंचा सकता है। मुखौटा पहने हुए बुरी चुड़ैल ने लेलिन को समझाया। सावधान रहो, हालांकि जायंट ने सबसे शक्तिशाली दुश्मन को भगा दिया है, लेकिन शेष बचे प्रवर्तकों से निपटना भी आसान नहीं होगा। हे, वे प्रकाशमान मैगी छोटे खरगोशों की तरह हैं। मैं बहुत समय से उनकी छाती चीरकर उनके अंदरूनी अंगों का स्वाद लेना चाहता था। एक जोबी जैसा काला मैगस अपने होठों को चाट रहा था, जैसे वह काली हवा के झोंके में बदल गया हो और उस डिवीजन की इमारत पर हमला कर रहा था, जिसकी रक्षात्मक संरचना टूट चुकी थी। तारांकन फुट, तारांकन, मानो उनकी कार्रवाई ने शुरुआत का संकेत दे दिया हो। शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों के साथ दर्जनों अजीब रंग डिवीजन की ओर बढ़े। बकवास, यह एक जाल है। टीम लीडर को तुरंत सूचित करें। प्रवेश द्वार पर खड़े प्रकाशमान जादूगरों ने दर्जनों अंधकार में जादूगरों को अपनी ओर तेजी से आते देखा और उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। यहां तक कि उनकी आवाज भी फट गई। हाँ, बॉस जायंट को आपके नेता को मारने में कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन समय के लिए रुकना उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आपके नेता को कुछ गलत भी लगता है तो भी आपको बचाने के लिए उनके पास बहुत देर हो जाएगी। बुरी चुड़ैल जोर से हंसने लगी और उसने इमारत की ओर 2 चांदी के रंग की धातु की गेंदें फेंकी। तारांकन धमाका, तारांकन, दोनों चांदी की धातु की गेंदें ग्रेनेड की तरफ फट गई। आघात तरंगों के समाप्त हो जाने के बाद एक जादू ने लगातार उस क्षेत्र को घेर लिया और हवा विकृत हो गई, यहां तक कि हवा में ऊर्जा कण अस्थिर हो गए। बीजेड विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। अच्छा नहीं है, यह एक मौलिक उतार चढ़ाव बम है। उनके पास वास्तव में ऐसा कुछ है। प्रकाश मैगी के चेहरे राख जैसे हो गए थे और वे तेजी से पीछे हट रहे थे। ठीक है, कोई भी संचार मंत्र काम नहीं करता तथा अंतरिक्ष जादू का प्रयोग असंभव है। साथियों, इस रक्त उत्सव का आनंद ले। आपके पास केवल 5 मिनट की सीमा है। बुरी चुड़ैल ने अपना हाथ हिलाया। आत्मा विस्फोट, तारांकन धमाका, तारांकन एक पारभासी आत्मा अचानक प्रकाश मैगी के आसपास प्रकट हुई और विस्फोट हो गया। आत्मा को लक्ष्य करने वाली ऊर्जा तरंगों के विरुद्ध एक प्रकाश मैगस कई कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे के साथ छिद्रों से रक्त बहने लगा। हालांकि जिस क्षण वह पीछे हटा, हवा में विकृतियों के बीच से एक पारदर्शी कीड़ा प्रकट हुआ, जो सीधे प्रकाशमान मैगस की ओर बढ़ रहा था। काचा, तारांकन प्रकाश मैगस के शरीर के चारों ओर एक रक्षात्मक बिजली की ढाल प्रकट हुई, जो उसे अंदर से सुरक्षित कर रही थी। तारांकन बिजली की ढाल कीड़े के चेहरे पर कागज की तरह मुड़ गई, पहले स्पर्श से ही टूट गई। क्रिस्टल जैसा कीड़ा सीधे मैगस के मुंह में चला गया। उफ, प्रकाश मैगस का चेहरा बैंगनी हो गया, बैंगन की तरह दिखने लगा। उसने अपना गला पकड़ लिया और गिर पड़ा। हे, मेरे पास आमतौर पर जादू का उपयोग करने और आत्माओं को इकट्ठा करने की विलासिता नहीं है। वही नियम, लड़ाई में एकत्र की गई सभी आत्माएं मुझे सौंपी जानी चाहिए। मैं अच्छी कीमत की गारंटी देता हूं। बुरी डायन के हाथों में चांदी की रोशनी फैल गई जब उसने अपने वस्त्र से क्रिस्टल बॉल निकाली और प्रकाश जादूगर के पास पहुंची, जिसने प्रतिरोध के सभी लक्षण खो दिए थे। जब वह कुछ बोल रही थी तो उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। उसके मंत्र के प्रभाव से प्रकाश मैगस की आंखें धुंधली हो गईं और उस मैगस के शरीर से एक अस्पष्ट मानव आकृति बाहर आ गई। ये बुरी चुड़ैल सचमुच पागल है।
वह वास्तव में युद्ध के मैदान से सीधे आत्माओं को इकट्ठा कर रही है। लेलिन उसके काम को देखता रहा, उसके आसपास की चीजों से बेपरवाह, और अचानक उसे अपने शुरुआती फैसले पर पछतावा होने लगा। हालांकि ये केवल एक पल के लिए था जब उसने बुरी चुड़ैल की दिशा में एक नजर डाली। इसके तुरंत बाद उसके दोनों हाथों पर थोड़ा लाल पाउडर गिर गया। क्रिम्सन पाम। जैसे ही वह मंत्रोच्चार कर रहा था, लेलिन की दोनों भुजाओं पर लाल रंग की रोशनी की एक परत छा गई। उसकी हथेलियां बहुत पतली हो गईं, तथा उसके नाखून उस तरह की तरह तीखे तथा थोड़े पारदर्शी हो गए। यह विशालकाय सर्प की पुस्तक से रैंक एक मंत्र था जिसे लेलिन ने बहुत पहले ही एआई चिप के माध्यम से अपनी स्मृति में दर्ज कर लिया था। यद्यपि उसकी रैंक एक मंत्र की शक्ति थोड़ी कम थी, केवल 20 डिग्री के साथ उसके मौलिक सार रूपांतरण के साथ यह एक सामान्य रैंक एक मैगस से निपटने के लिए पर्याप्त था। इस समय लेलिन अपनी पहचान छिपा रहा था, इसलिए जन्मजात उपहार और आकर्षक मंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने ऐसे समय में प्रयोग करने के लिए पहले से ही मंत्रों का एक और सेट तैयार कर रखा था। मेजबान की हथेलियों की ताकत में थोड़ा समायोजन हुआ है, बाजुओं की ताकत अब और भी बढ़ गई है, साथ में जहर का असर भी। एआई चिप की आवाज गूंज उठी। आसपास के माहौल को देखते हुए, जहां हर मैगस ने अपना प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लिया था, लेलिन मुस्कुराया क्योंकि उसने लापरवाही से एक हल्के मैगस को चुना जो उस पर हमला करने आया था। टकरा जाना। तारांकन। पतली किंतु अत्यंत भयावह उंगलियां शून्य में से अपने पंजे निकाल रही थी और विशाल ऊर्जा तरंगें हवा में इस प्रकार उठी मानो किसी झील की सतह को चीर दिया गया हो। लेलिन का शरीर चमक उठा जब उसकी लाल छाया युद्ध के मैदान में तेजी से घूम रही थी और पीछे केवल विकृष्णाओं की एक श्रृंखला छोड़ रही थी। आप लोग वास्तव में कौन हैं? आपके संगठन से हैं। लेलिन ने जो प्रतिद्वंद्वी चुना था वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो ढीले सफेद वस्त्र पहने हुए था, फिर भी उसके स्वरयंत्र से एक अत्यंत वृद्ध आवाज आ रही थी। लेलिन ने जवाब में केवल क्रूरतापूर्वक पंजे मारे। तारांकन धप, तारांकन। लेलिन ने अपने दाहिने हाथ से वार किया जिससे विरोधी मैगस के शरीर पर सीधे कुछ निशान पड़ गए। लेलिन के क्रिम्सन पाम के सामने आधिकारिक मैगस के मानक सफेद वस्त्र कागज की तरह थे जो टुकड़ों में कट रहे थे और पीछे एक बड़ा छेद छोड़ रहे थे। तत्वीय ढाल। मध्यम आयु वर्ग के मैगस ने दहाड़ लगाई। भूरे रंग के ऊर्जा कण लगातार एकत्रित होते रहे और ठोस होकर एक पतला पीला पूर्ण शरीर कवच बना लिया जिसने उसके पूरे शरीर की रक्षा की। यहां तक कि उसका सिर भी हेलमेट से ढका हुआ था, केवल एक जोड़ी चमकती हुई आंखें ही बची थी। मैं फिर पूछूंगा, इस हमले के पीछे कौन है? दुष्ट जादूगर। मध्यम आयु का व्यक्ति लगातार पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था, उसके हाथ चुपके से उसके वस्त्र में पहुंच रहे थे। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। लेलिन ने फिर से वार किया, उसके लाल पंजों ने पीले कवच पर खरोंच छोड़ दी। ये बेकार है, अधेड़ उम्र का मैगस चिल्लाया। भूरे रंग के ऊर्जा कणों के अवशेष लगातार कवच के छिद्रों में अवशोषित हो रहे थे, जिससे क्षति के अधिकांश निशान शीघ्र ही ठीक हो रहे थे। लक्ष्य के सहज मंत्र को स्कैन और रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कमजोर बिंदु का पता लगाने के लिए सिमुलेशन और पैरामीटर परीक्षण शुरू करना। एआई चिप की आवाज गूंजी। इसमें पीले रंग का कवच पहने हुए मानव आकृति की 3D छवि भी दिखाई गई। कवच पर कई बिंदु लाल रंग से चिन्हित थे जो कमजोर बिंदुओं को दर्शाते थे। जब लेलिन ने हमला किया तो मध्यम आयु वर्ग के मैगस ने अपने वस्त्र से एक स्ट्रॉ निकाला जिसमें से जबरदस्त ऊर्जा तरंगे निकली। एक पुस्तक में एक दुर्जय मंत्र। मैं उसे इसे सक्रिय नहीं करने दे सकता। लेलिन की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने बहुत ऊंची चीख मारी। हिस्स। यह अत्यंत विषैले सांप की आवाज थी और कानों को इतनी अप्रिय लग रही थी कि दूसरों के रोंगटे खड़े हो सकते थे। जब ध्वनि तरंगे अधेड़ उम्र के मैगस तक पहुंची तो उसके चेहरे पर एक खालीपन सा आ गया तथा जिस गति से वह पुस्तक खोल रहा था वह धीमी हो गई। यहीं लेलिन के कदम विचित्र तरीके से चल रहे थे। उसने तेजी से अपनी गति बढ़ा दी और 10 मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली। पलक झपकते ही वह अधेड़ उम्र के मैगस के सामने पहुंच गया। उसके दाहिने हाथ पर क्रिम्सन पाम की चमकदार लाल रोशनी और भी अधिक चमक उठी जब उसने मैगस के पेट से 3 इंच ऊपर के क्षेत्र को अपने पंजे से दबाया जो उसके कवच से सुरक्षित था। पहला पंजा भूरे रंग के कवच में मुट्ठी के आकार का एक गड्ढा बन गया और कवच का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। दूसरा पंजा मध्यम आयु वर्ग के मैगस की जन्मजात रक्षात्मक क्षमता को लेलिन ने नष्ट कर दिया। नहीं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, बंदी बनाए गए जादूगर का मूल्य बहुत अधिक है। यह स्पष्ट था कि यह हल्का मैगस एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन शैली जीने का आदी था और अपने जीवन के लिए लड़ने की इच्छाशक्ति का भी अभाव था, इसलिए वह लेलिन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि लेलिन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, 1000 साल पुरानी बर्फ की तरह। उसके दाहिने हाथ ने पुनः प्रहार किया जिससे अधेड़ मैगस का सिर तरबूज की तरह कुचल गया। तारांकन क्रंच। तारांकन। लेलिन के हाथों पर सफेद मस्तिष्क पदार्थ और लाल खून के धब्बे लग गए। उसके हाथ और भी अधिक राक्षसी और आकर्षक लग रहे थे। यह एक अप्रत्याशित इनाम है। लेलिन ने मैगस का स्क्रॉल उठाया, उसका चेहरा खुशी से भर गया। बहुत अच्छा स्क्रॉल, ऊर्जा तरंगे बहुत मजबूत है। ऐसा लगता है कि यह रैंक एक मंत्रों के बीच भी अपनी जगह बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इसकी कीमत काफी जादुई क्रिस्टल के बराबर होगी। ठीक इसी समय एक मनहूस चीख ने लेलिन का ध्यान खींचा। लेलिन ने पलटकर देखा कि गंजे के सांप ने बर्फ की गोली चलाई जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी के जन्मजात रक्षा मंत्र को तोड़ दिया। उसी समय उसके कीमती बुआ ने हमला किया, अपने धारदार नुकीले दांतों को प्रकट करते हुए उन्हें प्रकाश मैगस की गर्दन में धंसा दिया। बाल्दी का प्रतिद्वंद्वी एक युवा दिखने वाला मैगस था जिसके बाल सुनहरे और आंखें नीली थी। वह अत्यंत प्रसन्न स्वभाव का था। हालांकि ये दुख की बात थी कि इस समय इस प्रकाशमान जादूगर के चेहरे पर मृत्यु लिखी हुई थी। बुआ के लगातार सिकुड़ने से उसकी जान चली गई। लाइट मैगस को मारने के बाद गंजे के वैनम स्नैक ने लेलिन को एक उत्तेजक नजर से देखा। हालांकि लेलिन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा और वह अन्य आइवरी रिंग टॉवर के विभाजन में जा घुसा। अभी तो वह ऐसी चीजों के बारे में छोटा मोटा काम करना चाहता है और खजाने नहीं चुराना चाहता। यह जादूगर निश्चित रूप से कुछ हद तक पागल है। लेलिन जल्दी से दरवाजे के पास से भागा और एक जगह पर पहुंचा जो एक पुस्तकालय लग रहा था।
ये सारी जानकारी अनुचरों के लिए है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ दूंगा। एआई चिप स्कैन करें। लेनिन की नजरें जल्दी से उस क्षेत्र पर घूम गई। ये पुस्तकालय 2 मंजिलों वाला था और इसका कुल क्षेत्रफल काफी बड़ा था। हालांकि लेनिन ने यहाँ मिली अधिकांश किताबें पहले पढ़ ली थी, इसलिए वे उसके लिए ज्यादा मूल्यवान नहीं थी। बीप, मिशन की स्थापना, स्कैन शुरू। जिसके बाद एक हल्के नीले रंग की छवि बनी और लेनिन की दृष्टि में प्रकट हुई। इस छवि के माध्यम से लेनिन आसानी से पता लगा सकता था कि 2 मंजिलों के बीच एक बहुत छोटा रास्ता था। इस समय लाइब्रेरी में कोई नहीं था और किताबें और कुर्सियां फर्श पर बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जो लोग यहाँ थे वे जल्दी से भाग निकले थे। लेनिन लॉबी से आगे बढ़ता हुआ छिपे हुए स्थान पर आ गया। ये यहाँ है। लेनिन ने दीवार की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथों से दीवार पर मुक्का मारा। तारांकन धमाका। तारांकन कमरे में चारों ओर धूल उड़ने लगी और दीवार के ढह गए हिस्से पर एक अत्यंत संकरा रास्ता दिखाई दिया। रास्ता बहुत छोटा था और पीछे एक छोटा कमरा था। वहां कई अलमारियां थी जिन पर कुछ स्मृति क्रिस्टल गेंदें रखी थी। इसके अलावा कमरे में 3 कांपते हुए अनुचर बैठे थे। एना आइवरी रिंग टॉवर। जॉर्ज यहाँ नहीं है। लेनिन ने जल्दी से एक नजर डाली और अपने क्रिम्सन पाम को थोड़ा हिलाया। छोटे से कमरे में एक धुंधली लाल रोशनी भर गई। तीनों अनुचरों की आंखें लाल हो गई और वे तुरंत बेहोश हो गए। उनके शरीर अभी भी कांप रहे थे क्योंकि जीवन के लक्षण कम स्पष्ट होते जा रहे थे। ऐसा लगता है कि वे आज से आगे जीवित नहीं रहेंगे। लेनिन जैसे आधिकारिक जादूगर के सामने इन नियमित अनुचरों का जीवन चींटियों के समान था। थोड़ी सी चूक से वह अनजाने में उनमें से कुछ को मार सकता है। लेनिन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अनुचरों के शरीरों के ऊपर से कदम बढ़ाते हुए, जो अभी भी अनजाने में कांप रहे थे, लकड़ी की एक शेल्फ के सामने आ गया। प्राथमिक ध्यान तकनीकें, क्वेश्चन इन फाउंडेशन। रून सिद्धांत कणों का अध्ययन। लकड़ी की अलमारियों पर रखे क्रिस्टल बॉल अधिक मूल्यवान वस्तुएं थी, जो जादूगर के दिमाग में तुरंत जानकारी भेज सकती थी, बिना कुछ भूले। लेनिन की नजर क्रिस्टल गेंदों पर पड़ी और उसने देखा कि उनमें अनुचरों के लिए जानकारी थी, जो उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी। हालांकि उन सभी के बीच में काले क्रिस्टल गेंदों का एक समूह था, जिन पर विभिन्न टैग लगे थे, जो उनके भीतर संग्रहित उच्च श्रेणी की जानकारी को दर्शा रहे थे। इससे लेनिन मुस्कुराने लगा। 1 दर्जन सेकंड बाद लेनिन लाइब्रेरी से बाहर चला गया, जो कुछ ही सेकंड बाद आग की लपटों में जल उठी। इस समय पूरे डिवीजन में अराजकता फैल गई थी तथा युद्ध के मैदान में लगातार जादुई मंत्रों का प्रयोग हो रहा था। अधिकांश आधिकारिक मैगस प्रवर्तकों को मार डालने के बाद डिवीजन की अधिकांश सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कुछ तो ऐसे भी थे जो जादूगरों के एक समूह के हमलों का विरोध नहीं कर सके। अंधकार में मागी ने स्वेच्छा से संसाधनों को लूटा, जैसा उन्होंने उचित समझा। अपने सामने जो कुछ भी देखा उसे नष्ट कर दिया तथा अंधकार के प्रति अपनी आंतरिक लालसा को मुक्त कर दिया। लेनिन ने खाली भाव से यह दृश्य देखा और पूरी शाखा को स्कैन करने के लिए एआई चिप का उपयोग किया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था और नाइटलेस सिटी की मित्र सेनाओं के पहुंचने में कुछ ही मिनट बाकी थे। चाहे लेनिन कितना भी पागल क्यों ना हो, वह बड़ी संख्या में प्रकाश मैगी के साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा। संरचना की दृष्टि से यह अकादमी का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि यह एक शोध संगठन के समान है जिसमें बहुत कम लोग हैं। लेनिन अव्यवस्थित वास्तुकला वाले क्षेत्र से गुजरा और निष्क्रियता से चारों ओर देखने लगा। मुझे यह मिला। एक उत्साहित आवाज गूंजी, दोस्तों यहाँ आओ, मुझे गुप्त विमान का प्रवेश द्वार मिल गया है। ये बहुत अच्छा है। पूरे क्षेत्र में समान रूप से उत्सुक कई आवाजें आई और सामने के सभी अंधेरे जादूगर एक छोटे से बगीचे में एकत्र हुए। यहाँ विशाल कृंतक मैगस लगातार अपने काले पंजे रगड़ रहा था। उसकी दाढ़ी ऊपर उठी हुई थी और उसकी छोटी आंखें लालच से आकाश में एक अंडाकार वस्तु पर टिकी हुई थी। वह वस्तु एक दर्पण जैसी लग रही थी जिसके चारों ओर प्रकाश की चांदी जैसी किरणें थी। बीच में एक गहरा और अंधकार में सर्पिल था। मुझे खेद है, मेरा जादू आपको केवल गुप्त विमान का प्रवेश द्वार दिखा सकता है। बलपूर्वक प्रवेश पाने में कुछ समय लगेगा। बड़े कृंतक ने तुरंत पूछा, आप में से किसने किसी विरोधी मैगी को पकड़ा है? उनसे पूछताछ करो और पासवर्ड तथा प्रवेश का तरीका पूछो। ओल्ड डेविल को देखो, वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है। जोगी जैसा दिखने वाला जादूगर एक महिला अनुचर की नग्न लाश को उठाए हुए था और समय समय पर उसके मांस को कुतर रहा था, मानो किसी स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद ले रहा हो। हे, उस मैगस की आत्मा को मैंने पहले ही आसानी से निकाल लिया था। ऐसा लगता है कि यह एक बढ़िया फसल होगी। बूढ़ी चुड़ैल खिलखिलाकर हंसने लगी और एक अत्यंत अजीब सा मंत्र पढ़ते हुए चांदी के गोल छेद की ओर चली गई। विंग विंग, तारांकन। जैसे ही गोलाकार प्रवेश द्वार बड़ा हुआ, शून्य से ऊर्जा तरंगें निकलने लगी, जिससे एक अंधकार में स्थान प्रकट हुआ जो एक भंडार जैसा प्रतीत हो रहा था। हाँ, हमने जैकपॉट मार लिया है। विशालकाय चूहा बवंडर की तरह दौड़ा। उसके पीछे पीछे काले जादूगर भी आ रहे थे। मैं पीछे रहकर निगरानी रखूंगा। बूढ़ी चुड़ैल ने कई पाउडर जैसे पदार्थ जमीन पर फेंके। वैसे भी हमें अंत में उन्हें विभाजित करना होगा। लेनिन ने गुप्त विमान में जाते समय बूढ़ी चुड़ैल के साथ एक सार्थक नजर का आदान प्रदान किया। यह गुप्त विमान बहुत छोटा था, लगभग एक बड़े गोदाम के आकार का। लोगों के चलने के लिए केवल एक ही रास्ता था। गोदाम के दोनों ओर कई लेवल लगे सामान और सामग्रियां रखी हुई थी। जल्दी करो, सबसे कीमती चीजें उठाओ और जाओ, और बाकी जो हमें जरूरत नहीं है उसे जला दो। ज़ॉम्बी ने महिला की लाश को एक तरफ फेंक दिया और गोदाम के दरवाजे की ओर देखने लगा, फिर एक घुरघुराहट के साथ अंदर चला गया। लेनिन ने काले मैगी को देखा जो खुशी से अपनी जेबों में सामान डाल रहे थे, और वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मैगस दुनिया में वे जादुई कलाकृतियां जिनमें स्थानिक क्षमताएं थीं, अत्यंत मूल्यवान थीं। लेनिन ने उनके बारे में केवल किंवदंतियों और लोककथाओं में ही सुना था। अब तक उसने किसी भी जादूगर को ऐसी वस्तु रखते हुए नहीं देखा था। इसलिए अधिकांश मैगी अपने साथ केवल सबसे मूल्यवान वस्तुएं ही ले जा सकते थे। हर बार जब वे किसी मिशन पर जाते थे तो अपने साथ बहुत सी बोरियां ले जाते थे। कुछ के पास तो घोड़ागाड़ियां भी होती थी जिनमें खाली संदूक भरे होते थे।
फिलहाल इस गोदाम में बहुत सारी चीजें थी। लेलिन और अन्य केवल सबसे मूल्यवान वस्तुओं को ही चुन सकते थे और अन्य बड़ी वस्तुओं के लिए ये डार्क मैगी, जो पहले से ही लालच में थे, केवल उन्हें नष्ट करने का विकल्प चुन सकते थे। अगर भविष्य में मेरे पास कोई स्थानिक वलय या ऐसा कुछ होता तो ये बहुत अधिक सुविधाजनक होता। लेलिन उस खंड में पहुंचा जहां अलमारियां विभिन्न सामग्रियों से भरी हुई थीं, साथ ही जादुई क्रिस्टल के ढेर भी थे जिन्हें कचरे की तरह ही कोने में फेंक दिया गया था। लेलिन ने जल्दी से कीमती सामान अपनी जेबों में ठूस लिया। उन्होंने तुरंत निम्न श्रेणी के जादुई क्रिस्टल को नजरअंदाज कर दिया और केवल उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल और जादुई क्रिस्टल कार्डों पर ही उनका ध्यान गया। इस समय भी वह अपनी कल्पनाओं में डूबा हुआ था। बेशक किसी भी स्थानिक वलय को प्राप्त करने के बजाय सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। यह बिना किसी निवेश के वास्तविक लाभ होगा। लेलिन को इस बात का थोड़ा अफसोस था, लेकिन वह अपने भ्रम को अपने दिल की गहराइयों में दबा सकता था। बीप, उल्टी गिनती में 4 मिनट 37 सेकंड बीत चुके हैं, जो होस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य के करीब पहुंच गया है। एआई चिप की आवाज गूंज उठी। अब और समय नहीं है। पीछे हटना। लेलिन की आंखों में उसका दृढ़ संकल्प झलक रहा था और वह तेजी से गोदाम से बाहर निकल गया। नाइटलेस सिटी की सेनाएं आ रही हैं। दौड़ना। लेलिन के गुप्त विमान से बाहर निकलने के बाद उसने रोडेंट की घबराई हुई आवाज सुनी। जाना। लेलिन और बूढ़ी चुड़ैल ने सिर हिलाया और छाया की 2 धारियों में बदल गए, जो हवा में गायब हो गई। सभी अंधेरे मैगी के पीछे हटने के बाद लेलिन ने आइवरी रिंग टॉवर से निकलने वाली काली लपटों के दृश्य को देखने के लिए पीछे मुड़ा। नाइटलेस सिटी के कुछ जादूगर जो प्रथम श्रेणी के उड़ान जादू का प्रयोग कर रहे थे, आकाश से उतरे। डॉट 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 डॉट। एक विशालकाय जानवर जमीन से तेजी से गुजरा। देखने पर पता चला कि यह जानवर 50 मीटर से अधिक ऊंचा और 200 मीटर लंबा था। इसका स्वरूप एक बड़े दरियाई घोड़े जैसा था तथा इसके जबड़े उसके शरीर के लगभग आधे आकार पर फैले हुए थे। इस विशालकाय जानवर के हर कदम के साथ जमीन पर गहरे निशान बनते जाते थे। इसके अलावा झटके भी महसूस हुए, जैसे कि छोटा भूकंप आ रहा हो। आसपास के जानवर इस जानवर को देखकर भाग जाते थे और एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इस जानवर के भीतर पहले से अंधेरे मैगी का समूह एक बड़े हॉल के अंदर इकट्ठा हुआ था। हरे कोहरे में लिपटा हुआ जादूगर, जिसे विशालकाय के नाम से जाना जाता था, बीच में सुरक्षित खड़ा था और उसकी आभा में भी कोई कमी नहीं आई थी। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत आसानी से परास्त कर दिया था। ठीक है, चूंकि हम सभी ने यहाँ अपनी प्रतिज्ञाएं की हैं और परीक्षण की आंख के निर्णय से गुजरे हैं, इसलिए आपने जो भी सामान लूटा है उसका 50% मूल्य निकाल लें। विशाल ने ठंडे स्वर में कहा। नीचे मागी की अराजकता के बावजूद उच्च अधिकारियों की शक्ति की बाध्यताओं के साथ साथ उनकी शर्तों के तहत उन्होंने जल्दबाजी में कुछ जादुई क्रिस्टल और सामग्रियों को हॉल के केंद्र में जमा कर दिया। जल्द ही पदार्थों और जादुई क्रिस्टलों ने मिलकर एक छोटा सा पर्वत बना लिया। यह सब कम से कम 10 मिलियन जादुई क्रिस्टल के बराबर है। लेलिन की आंखें चमक उठी जब उसने मन ही मन गणना की। इसके अलावा ये केवल 50% है। कहने का तात्पर्य यह है कि एनए आइवरी रिंग टॉवर के डिवीजन ने अन्य वस्तुओं के विनाश के साथ साथ लगभग 20 मिलियन जादुई क्रिस्टल खो दिए हैं। एनए आइवरी रिंग टॉवर इस बार पागल हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई और उसने अपने पास बैठी बूढ़ी चुड़ैल से धीमी आवाज में पूछा, क्या हमें सचमुच अपने मुनाफे का 50% छोड़ना होगा? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? तुमने सोचा, क्या जादुई क्रिस्टल सभी जायंट के लिए है? बूढ़ी चुड़ैल ने जॉइंट पर एक नजर डाली जो कुछ कह रहा था और लेलिन को धीरे से जवाब दिया, क्या मैं गलत हूँ? लेलिन थोड़ा आश्चर्यचकित था। बिल्कुल नहीं। हालांकि जायंट काफी प्रभावशाली है, फिर भी वह रैंक 2 मैगस नहीं है। इस ढेर में से उसे अधिकतम 40% ही मिलेगा। उसने कमरे के बीच में स्थित छोटे पहाड़ की ओर इशारा किया। बाकी सब बॉस के पास जाएंगे। बूढ़ी चुड़ैल अस्पष्ट थी। मालिक, यह वाक्यांश सुनकर लेलिन की कल्पना शुरू हो गई। मागी केवल शक्ति का सम्मान करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई बूढ़ी चुड़ैल किसी को बॉस कहती है तो इसका मतलब ये होगा कि वह व्यक्ति बॉस कम से कम रैंक 2 का मैगस था, है ना? और कौन? आपको क्या लगता है कि वह कौन है जो प्रकाश मागी के भविष्य सूचक जादू को रोक रहा है? उसने उन्मत्त हंसी के साथ जवाब दिया, जहां तक मुझे पता है हमारे जैसे कम से कम 2 से 3 डार्क मैगी संगठन है। जहां तक उनके समर्थकों की बात है तो पर्दे के पीछे से नियंत्रण करने वाले भी कई लोग होंगे। चूंकि वे औषधियों के साथ पिछले समझौते के माध्यम से एक आपसी गठबंधन में थे, बूढ़ी चुड़ैल स्पष्ट रूप से लेलिन पर अधिक भरोसा कर रही थी, इसलिए उसने उसे कुछ जानकारी बताई जो उससे रोक दी गई थी। प्रकाश मैगी के गुप्त विमान पर लूटपाट निश्चित रूप से अंधकार मैगी द्वारा सनक में नहीं की गई है। इसके विपरीत ये सभी कार्यवाहियां व्यवस्थित हैं और पूर्व नियोजित हैं। एक विचार तुरंत लेलिन के दिमाग में आया और उसके विचारों पर कब्जा कर लिया। कौन जानता है, हो सकता है कि डार्क मैगी डोमेन के पीछे कई शक्तिशाली लोग हों जिनका इसमें हाथ हो। लेलिन मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यह और अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि इसका लेलिन से कोई लेना देना नहीं था। उसका वर्तमान लक्ष्य डार्क मैगी संगठन के लूटपाट अभियान में शामिल होना और बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त करना था। आज रात के प्रयासों से ही 5 से 6 लाख जादुई क्रिस्टलों का राजस्व प्राप्त हुआ। यह स्पष्टता 4 सीजन्स गार्डन के लिए मिशन करने की तुलना में अधिक सुविधाजनक और तेज था। बेशक जोखिम कोई छोटी बात नहीं थी और अगर उसका पता चल जाता तो उसे दुनिया के कोने कोने तक खदेड़ा जाता और मार दिया जाता। यही कारण था कि संगठन में शामिल होने वाले प्रत्येक सदस्य ने अपनी पहचान छिपाई थी तथा संगठन के कुछ नेताओं को भी अपने सदस्यों की वास्तविक पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, अपना हिस्सा स्वयं इकट्ठा करें। याद रखें कि इन्हें जल्दी बर्बाद न करें। बेहतर होगा कि इन्हें कुछ समय बाद ही खर्च किया जाए। इसके अलावा इस मिशन के बाद एनए आइवरी रिंग टॉवर के पागल कुत्ते निश्चित रूप से हमारे स्थानों का पता लगाने के लिए लोगों को अंधाधुंध खाते हुए घूमेंगे। इसलिए याद रखें कि नीचे ही रहें। हरे कोहरे में लिपटे जायंट ने हाथ हिलाते हुए कुछ बातें समझाना जारी रखा। अब सब ठीक है, आप लोग जा सकते हैं।
हमारी आदान प्रदान बैठकें भी कुछ समय के लिए रोक दी जानी चाहिए, क्योंकि ठोस विवरण फिर से बताए जाएंगे। डॉट 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 बाल्दी वेनम स्नेक का आधा चेहरा पिघल गया था और दूसरा हिस्सा कई धक्कों से भर गया था। वह लगातार काले जंगल में छानबीन कर रहा था और एक बड़ा काला बोआ उसके शरीर पर कुंडली मारे बैठा था। वह काफी भयावह दिख रहा था। तारांकन टकराना। तारांकन। अचानक बाल्दी का चेहरा बदल गया और वह एक ओर लुढ़क गया। उसी समय एक विस्फोट के कारण वह जमीन ढह गई जिस पर वह पहले खड़ा था। आसपास के क्षेत्र में बैंगनी ज्वाला भड़क उठी, जिससे 100 वर्ग मीटर के दायरे में जला हुआ क्षेत्र बन गया। खूनी बदमाश, यह आप ही होंगे। अपना विषवाड़ा यहाँ से बाहर निकालो। गंजा विष सांप गुर्राया। उसके शरीर पर कड़े बालों की एक परत उगाई, जिससे उसका स्वरूप गोरिल्ला जैसा हो गया। जवाब में उसे छाया के भीतर से अनेक आग के गोले निकले। तारांकन धमाका। तारांकन। काले आग के गोलों की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करने का मौका पाता, वे उसके शरीर तक पहुंच गए और उसके सामने फट गए। गंजे विष सर्प की छाती जल चुकी थी। काले बाल झड़ते जा रहे थे और पेट का गड्ढा अंदर की ओर धंसा हुआ था। यहाँ तक कि हड्डियां टूटने की भी तीखी आवाज आ रही थी और उसका शरीर ऐसे उछल रहा था मानो उसे किसी रेलगाड़ी के आगे से टक्कर लगी हो। जो बोआ उसके कंधों पर लटका हुआ था, वो तुरंत आग की लपटों से जल गया, सफेद राख में बदल गया, जो धीरे धीरे फर्श पर बिखर गया। इतना शक्तिशाली मंत्र। गंजे विष सर्प को अपने प्रिय पालतू जानवर के लिए विलाप करने का भी समय नहीं मिला। वह लेलिन के अव्यक्त अग्निगोल से बुरी तरह डर गया। यह मंत्र एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसे विभिन्न बड़े मैगी संगठनों द्वारा संशोधित किया गया हो या इसकी शक्ति को बढ़ाया गया हो। आप वास्तव में कौन है? वेनम स्नेक ने लेलिन को देखा, जो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर चला आया। उसके चेहरे पर संदेह की लकीरें थी। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निश्चित रूप से आज यही मरेंगे। लेलिन ने तो अपनी अव्यक्त अग्नि गेंद का भी इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इस गंजे को मारने का दृढ़ संकल्प प्रकट किया। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि संगठन इसका पता आप तक लगा लेगा? वेनम स्नेक फर्श पर इस तरह लेटा था मानो उसने अपनी गतिशीलता खो दी हो और वह उठने में सक्षम नहीं था। मैंने केवल संगठन के रहस्यों को उजागर न करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन ऐसा अनुबंध मुझे अपने दुश्मनों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने की अनुमति नहीं देता है। लेलिन ने अपने हाथ आगे हिलाए और शून्य से अनगिनत प्रेत हाथ प्रकट हुए। उन्होंने गंजे के पीछे एक छोटे से पेड़ को पकड़ लिया और उसे टुकड़ों में कुचल दिया। पेड़ के भीतर से एक पीला कीड़ा बरामद किया गया। तारांकन लेलिन के हाथों में पीला कीड़ा टुकड़ों में बिखर गया। ऐसी बेकार बातें अब मत करो। लेलिन करीब आ गया। आप मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरा रूपांतरण। गंजा चिल्लाया। तारांकन धमाका। तारांकन पलक झपकते ही उसके शरीर की मांसपेशियां बढ़ गई और घने काले बाल पुनः उगाए। उसकी पीठ के पीछे मांस की 2 पट्टियां लगातार उठकर उसके कब्जों से बाहर निकल रही थी। वे 2 रोएदार पंजों में बदल गए। उसके दांत तीखे हो गए, आंखें पूरी तरह लाल हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह 4 भुजाओं वाले एक उत्परिवर्तित गोरिल्ला में बदल गया था। गंजे वेनम सर्प के रूपांतरण के साथ ही उसके शरीर से एक प्रबल ऊर्जा तरंग लगातार निकल रही थी। सक्रिय करें। इस प्राणी के सामने, जो अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा रहा था, लेलिन केवल मुस्कुराया और एक मंत्र का जाप किया। डिंग। एक तीखी आवाज सुनाई दी और जमीन से कई हरी लताएं और कीचड़ से सने पौधे उभर आए, जो एक जेल जैसी आकृति में बदल गए और उनके भीतर छिपे जानवर को दबा दिया। मैंने तुम्हें समय इसलिए नहीं दिया कि तुम कोई मंत्र तैयार करो, बल्कि इसलिए दिया कि मैं जाल बिछा सकूं। लेलिन ने इत्मीनान से कहा, ऐसा रूपांतरण प्राप्त करने के लिए आपके शरीर में किसी शक्तिशाली प्राणी के अंग प्रत्यारोपित किए गए होंगे, है ना? इसके अलावा यह आपके जन्मजात रक्षा मंत्र के साथ संगत प्रतीत होता है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपने केवल वज्र गोरिल्ला के अग्रपादों का ही प्रत्यारोपण किया है। जहां तक इन जैसे प्राणियों का प्रश्न है, वे पृथ्वी और वनस्पति तत्वों के ऊर्जा कणों द्वारा दमित हैं। ये सभी स्वाभाविक रूप से एआई चिप द्वारा पूरे युद्ध के दौरान किए गए सिमुलेशन थे। एआई चिप के सुझाव को अपनाने के बाद लेलिन ने लड़ाई की गति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। उर्विक। पिंजरे में बंद गोरिल्ला प्राणी लगातार अपनी छाती पीट रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वह कितना क्रोधित था। इसके बाद पिंजरे के अंदर जमीन से कई छोटे पौधे और पत्थर के भाले निकले, जो उस प्राणी के शरीर को भेदते हुए अंदर घुस गए। आओ। गोरिल्ला पीड़ा में दहाड़ता रहा, जबकि उसका पूरा फरकोट गहरा लाल रंग में रंग गया था। तारांकन धमाका। तारांकन एक बड़ा विस्फोट हुआ। जहां काला गोरिल्ला था, वहां केवल 2 रोएदार भुजाएं ही बची थीं और गंजा विषैला सांप बिना किसी निशान के गायब हो गया था। यह दृश्य देखकर लेलिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि संतुष्ट भाव से मुस्कुराया। उसने तो वो प्रतिस्थापन मंत्र भी इस्तेमाल किया था जो दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। पेड़ अलग हो गए और बूढ़ी चुड़ैल ने बेहोश हुए विषैले सांप को अपने हाथों में उठा लिया। कैसा है? क्या यह अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है? लेलिन ने पूछा। इतना खराब भी नहीं। उसके शरीर पर अभी भी एक ताबीज था जो केवल एक बार इस्तेमाल के लिए था, जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। बूढ़ी चुड़ैल की हरी आंखें चमक उठी। यह एक अच्छा अवसर है क्योंकि आधिकारिक मैगस की आत्मा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसके अलावा आपको यहाँ आधी चीजें मिलेंगी और बाकी आधी मैं ले लूंगा। लेलिन पहले ही गंजे वेनम स्नेक के अपंग शरीर से उसके सामान को निकाल चुका था। इसके अलावा उसने वेनम स्नेक की लूट की बोरी का आधा हिस्सा बूढ़ी चुड़ैल को दे दिया। वह अभी उन दोनों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे लंबे समय तक एक साथ काम करने वाले थे। लेलिन को देखते हुए बूढ़ी चुड़ैल की निगाहों में थोड़ा डर झलक रहा था। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वह गंजे वेनम सांप को हरा सकती है, लेकिन वह ऐसा इतनी आसानी से नहीं कर पाती, और इस जगह तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सटीक पूर्व गणना करना उसके बस की बात नहीं थी।
लेलिन प्रतिद्वंद्वी के भागने के मार्ग का भी अनुमान लगाने में सक्षम थी और यही बात उसे सबसे अधिक हैरान कर रही थी। लेकिन वेनम स्नैक को मारने से क्या आपको डर नहीं है कि संगठन? बूढ़ी चुड़ैल ने उसे याद दिलाया। मुझे डराने की कोशिश बंद करो। लेलिन हंसा, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। डार्क मैगी उदासीन, स्वार्थी लोगों का एक समूह है। वे एक मरे हुए व्यक्ति के लिए मुझसे परेशानी क्यों मोल लेंगे? इसके अलावा वेनम स्नैक के साथ मेरी दुश्मनी दूसरों को भी स्पष्ट थी, इसलिए इसके बारे में कौन कुछ कह सकता था। ऐसा लगता है जैसे तुमने पहले से ही सब कुछ योजना बना ली है। बूढ़ी चुड़ैल ने लेलिन की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। लेलिन बिना कोई उत्तर दिए मुस्कुराया। यह वास्तव में सच था कि उसने बहुत समय पहले वेनम स्नैक को मारने की योजना बनाई थी। इसके पीछे दो उद्देश्य थे। पहला था अपनी शक्ति स्थापित करना। वो एक नौसिखिया था जो अभी संगठन में शामिल हुआ था, इसलिए निश्चित रूप से उसे दूसरों द्वारा कुछ दमन का सामना करना पड़ेगा। कई संगठनों में नए लोगों को धमकाना एक परंपरा बन गई थी। ऐसे साधनों के माध्यम से लेलिन शीघ्र ही एक निवारक के रूप में अपनी क्षमता दिखा सकता था और खुद को बचा सकता था। बेशक उसने ऐसा करने का साहस केवल डार्क मैगी संगठनों के भीतर ही किया था। यदि वह किसी हल्के मैगी संगठन के अंदर होता तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे बुरी तरह पीटा जाता। कौन जानता है कि क्या उन पर भी आरोप लगाया जाएगा और उन्हें ऐसा व्यक्ति करार दिया जाएगा जिसने प्रकाश मार्गी की एकता के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की थी। परिणामस्वरूप जब वह फोर सीजन्स गार्डन में था, लेलिन ने हमेशा खुद को कम प्रोफाइल रखा और बिना किसी शिकायत के अपना काम किया। अब तक उनके नेता और टीम के साथी उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देखते रहे हैं। जहां तक दूसरे उद्देश्य की बात है, जो लेलिन का मुख्य उद्देश्य था, वह केवल लाभ के लिए था। गुप्त विमान को लूटने के आज के ऑपरेशन से लेलिन 5 से 6 लाख जादुई क्रिस्टल प्राप्त करने में कामयाब रहा। इसके अलावा उसे वेनम स्नैक का हिस्सा भी मिल गया था और कुल मूल्य लगभग 10 लाख हो गया, जिससे उसकी लूट दोगुनी हो गई। क्या लेलिन के एक डार्क मैगी संगठन में शामिल होने का कारण पर्याप्त संसाधन प्राप्त करना नहीं था? चूंकि यही उसका कारण था, तो वह दूसरों पर आक्रमण क्यों नहीं करेगा? बेशक डार्क मैगी संगठनों के भीतर भी नियम और विनियम थे। यदि लेलिन ऐसा करता रहा तो इसका परिणाम ये होगा कि अन्य लोग उसके विरुद्ध एकजुट हो जाएंगे और आत्मरक्षा के बहाने उसे मार डालेंगे। यही कारण था कि लेलिन को पहले कुछ संघर्ष पैदा करने की जरूरत थी और फिर ऐसा करने के लिए एक अच्छे कारण के साथ कार्य करने में सक्षम होना था। ईमानदारी से कहा जाए तो भले ही वेनम स्नैक ने उसे चुनौती नहीं दी थी, वह भी कुछ कमजोर मैगी को भड़काने और फिर पूरे मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की योजना बना रहा था। इसके बाद वह बदला लेने के बहाने के रूप में न्यायोचित तरीके से हत्या करेगा और फिर उनके खजाने को जब्त कर लेगा। लेकिन बस इतना ही था। लेलिन ने आकलन किया कि इस संबंध के बाद अन्य डार्क मैगी उसके कार्यों से थोड़ा असंतुष्ट होंगे, इसलिए वह इसे बहुत दूर तक नहीं जाने दे सकता था। आप वास्तव में कर रहे हैं? बूढ़ी चुड़ैल को अचानक पछतावा हुआ। मैंने बहुत समय से ऐसा कोई नौजवान नहीं देखा जो इतना शांत दिमाग वाला हो, लेकिन साथ ही पागल भी हो। नहीं, मैं तो बस जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हूँ, लेलिन ने शानदार मुस्कान के साथ कहा। आप कैसे हैं? आपको अपना माल कब मिलेगा? जैसे ही यह बात सामने आई, बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा सख्त हो गया। यही एकमात्र कारण था जिसके लिए वह लेलिन के साथ काम कर रही थी और अंत में उसे साथ ले लिया गया। आज की फसल बहुत अच्छी थी, खासकर इसलिए क्योंकि हमें आधिकारिक मैगी से 2 आत्माएं मिली। हमें उत्पाद को अंतिम रूप देने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब ये खत्म हो जाए तो मुझे सूचित करें, मैं इन कुछ दिनों में नाइटलेस सिटी में रहूंगा। लेलिन ने सिर हिलाया। इसके बाद वह गंजे विश्व के पास गया और उसके मुख पर लगे गुप्त मंत्र को हटा दिया, जिससे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा सामने आया, जिसका चेहरा बहुत ही सम्मानजनक था। ये वही है। बूढ़ी चुड़ैल उसके पीछे से घबराकर चिल्लाई। आप उन्हें जानते हैं? इससे लेलिन की रुचि जागृत हुई। नहीं, मैंने उसे केवल 2-4 बार देखा है। बूढ़ी चुड़ैल काफी दुखी दिख रही थी। वो एक छोटे से हल्के मैगी गुट का मुखिया है और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। जाहिर है वो परिवर्तन मंत्र में काफी कुशल है। मुझे नहीं पता था कि वह वास्तव में एक डार्क मैगस था। ये बिल्कुल सामान्य बात है। डार्क मैगी एक धार्मिक व्यक्तित्व को अपनाना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप और मैं। लेलिन की छवि अंधेरे में पिघल गई। अगले दिनों में लेलिन ने नाइटलेस सिटी में बहुत सुखद जीवन व्यतीत किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नाइटलेस सिटी एक असामान्य रूप से बड़ा मैगी सिटी था, जिसमें लेलिन मैगस की खुशी के लिए तैयार सभी प्रकार की सेवाओं का आनंद लेने में सक्षम था। छाप छाप उबलता हुआ चाय का पानी एक अति सुंदर चांदी के चायदानी से निकलकर बैंगनी रंग के फूलों से बने डिजाइनों से उकेरे गए एक चाय के कप में जा रहा था। काली चाय की गहरी खुशबू पूरे लाउंज की हवा में फैल गई, जो आगे पीछे बह रही थी। लेलिन शांत भाव से एक तरफ कुर्सी पर बैठा था। उसके पीछे और उसके प्रति पैर के नीचे खुले वस्त्र पहने सुंदर दासियां खड़ी थी, जो अपने श्वेत और अस्थिहीन छोटे हाथों से उसके पूरे शरीर की मालिश कर रही थी। कैसा है? नौकरानियों का कौशल काफी अच्छा है ना? मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक जोड़ा उपहार दूं। एक और खड़ा लाल बालों वाला बूढ़ा जादूगर एक अन्य नौकरानी को अंगूर खिलाने का निर्देश देते हुए कह रहा था। उसके चारों ओर अनेक दासियां थी जो उसकी सेवा करती थी, मानो वह कोई देवता हो। लेलिन, ये कहने के लिए मुझे दोष मत दो, लेकिन तुम्हारा विला बहुत साधारण है। यहाँ तो कोई सुरक्षा कुत्ता भी नहीं है। यदि आप इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो आप अन्य जादूगरों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। क्रू अपनी आंखें सिकोड़ रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव प्रकट हुए। मुझे अपनी नौकरानियां बेचने की कोशिश बंद करो। लेलिन ने कड़वी हंसी हंसी। लेकिन आप इस क्षेत्र के बहुत से व्यापारियों को जानते होंगे, है ना? तुम्हें किसी दिन उनसे मेरा परिचय करवाना चाहिए। लेलिन ने माना कि यह अजीब बात थी कि पूरे विला में एक भी व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा उसे लगा कि जब वह नाइटलेस सिटी में रहेगा तो उसे मदद के लिए नौकरों वगैरह जैसे कुछ लोगों की जरूरत होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल नाइटलेस सिटी के गुलाम बाजार ले चलूंगा। एक बार आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ अन्य जातियों के भी दास हैं। क्रू ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें होश आ गया। जब उसने विभिन्न जातियों का उल्लेख किया तो उसके बुरे चेहरे पर एक कामुक मुस्कान उभर आई।
इस बूढ़े विकृत व्यक्ति की अभिव्यक्ति देखकर लेलिन अवाक रह गया। उन्होंने बड़ी आसानी से मेज पर से अखबार जैसी दिखने वाली कोई चीज उठा ली और तुरंत ही उसका आकर्षक शीर्षक उनकी ओर आकर्षित हो गया। एनए आइवरी रिंग टॉवर के डिवीजन पर हमला, गंभीर क्षति। त्रासदी, डार्क मैगी ने तेलिन हाइलैंड्स पर हमला किया, सभी उपस्थित मागी नष्ट हो गए हैं। ये युद्ध की घोषणा है। डार्क मैगी ने तीसरे महान मैगी युद्ध की शुरुआत कर दी है। आप क्या करने जा रहे हैं? कृपया हमारे विशेष अतिथि निकोलस काजिटेल का विश्लेषण विस्तार से सुने। लेलिन और अन्य लोगों द्वारा मचाई गई तबाही के दृश्य सभी सुर्खियों में छा गए। इसके अतिरिक्त सभी रिपोर्टों के शीर्षक बहुत ही आकर्षक थे तथा कुछ में तो ये भी बड़ा चढ़ाकर कहा गया कि यह डार्क मैगी की ओर से उकसावा था तथा ये पूर्व चेतावनी थी कि तीसरा मैगी युद्ध शुरू करने की योजना थी। ये देखो, इन दिनों वे केवल उसी घटना के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एनए आइवरी रिंग टॉवर को वास्तव में भारी नुकसान हुआ, इस बार कम से कम 100 मिलियन जादुई क्रिस्टल की कीमत। क्रू अपने दुर्भाग्य पर कुछ दिख रहा था और लेलिन ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि क्या क्रू और एनए आइवरी रिंग टॉवर के बीच कुछ इतिहास है। 100 मिलियन क्रिस्टल, इतने सारे क्रिस्टल पाने के लिए मैं क्या नहीं करूंगा। लेलिन के चेहरे पर भी जुनूनी इच्छा का भाव था, लेकिन ये डार्क मैगी वास्तव में एनए आइवरी रिंग टॉवर को भी भड़काने की हिम्मत रखते हैं। लेलिन के चेहरे के भाव और चाल ढाल ऐसी थी मानो उसे घटना की कोई जानकारी ही न हो। सांस, क्रू ने आगे कहा, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन कोई यह नहीं बता सकता कि यह नाइट क्रोज है या ज़ॉम्बीज। नाइट क्रोज और ज़ॉम्बीज अंधकार में मैगी संगठन थे जो नाइटलेस सिटी की छाया में काम करते थे। लेलिन के आने से पहले दोनों समूह क्रूर तरीकों से कई बड़े अपराध करने के लिए कुख्यात थे। लेलिन जिस डार्क मैगी संगठन का हिस्सा था, वो इनमें से कोई भी समूह नहीं था, बल्कि एक अन्य समूह था, इसे 1000 मैडलिंग लीव्स कहा जाता था, हालांकि वे भी उतने ही कुख्यात थे। एनए आइवरी रिंग टॉवर के मैगी प्रवर्तकों और नाइटलेस सिटी की मदद से उन साहसी डार्क मैगी को पकड़ना संभव होना चाहिए, है ना? मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। क्रू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। डार्क मैगी का समर्थन करने वाली शक्तियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भविष्यवाणी में विशेषज्ञता रखने वाले जादूगरों के मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और हमें संदेह है कि कम से कम एक रैंक 2 जादूगर उनका समर्थन कर रहा है और उन्हें आदेश दे रहा है। हमारा मानना है कि इनमें से एक से अधिक भी हो सकते हैं। अच्छा ऐसा है। लेलिन ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति लालसा में बदल गई। एक रैंक 2 मैगस, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस जीवन काल में कभी उस स्तर तक पहुंच पाऊंगा। उसकी नजर से क्रू के चेहरे का भाव थोड़ा गहरा हो गया। लेलिन युवा था और उसे अभी भी ये लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद थी, लेकिन वह अलग था। अपने जीवन काल का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने के बाद उसके शरीर की जीवन शक्ति अब किसी अन्य प्रगति के तनाव को सहन नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उन्होंने सबसे सरल मार्ग चुना था और ग्रिम वाटर के साथ आगे बढ़े थे, जिससे अगले रैंक तक पहुंचने की कठिनाई बढ़ गई थी। ओह, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्रू के हाव भाव देखकर लेलिन ने झुककर माफी मांगी। इसकी चिंता मत करो, मुझे अतीत की कुछ घटनाओं की याद आ गई। उसकी आंखों का वीरांकन गायब हो गया। अपने निर्णय के बारे में सोचते हुए मैंने कई अवसर गंवा दिए। यदि मुझे दोबारा अपनी जिंदगी जीने का मौका मिले तो मैं फिर भी उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पसंद करूंगा। लेलिन उसकी विचारधारा को समझ गया। कई अनुयायियों के लिए, भले ही वे उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों के अस्तित्व से अवगत थे, उनके पास ग्रिम वाटर के माध्यम से आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार केवल सख्ती से प्रबंधित मैगी संगठनों और बड़े परिवारों के पास ही उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें थी। आमतौर पर स्तर 3 के अनुयायियों के पास न तो कोई सामाजिक संबंध होता था और न ही कोई मजबूत पृष्ठभूमि होती थी और उनके लिए उन तकनीकों को प्राप्त करना मूलतः असंभव था। इसलिए वे ग्राइम वाटर का उपयोग करना पसंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे तथा आशा करेंगे कि आधिकारिक मैगस तक पहुंचने के बाद वे इस पद्धति के नुकसान की भरपाई करने का कोई रास्ता खोज लेंगे। हालांकि यदि ऐसी कोई विधि थी भी तो वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी साधारण जादूगर समझ सके। यह संभवतः पूरे दक्षिणी तट पर भी मौजूद नहीं था तथा केवल मध्य महाद्वीप में ही पाए जाने की अधिक संभावना थी। परिणाम स्वरूप अधिकांश मैगी अपना पूरा जीवन केवल अपने संगठन की सेवा में बिता पाते थे और फिर सेवानिवृत्त होकर लक्ष्यहीन जीवन जीते थे, जैसा कि क्रू अब जी रहा था। ठीक है, इस मन को विचलित करने वाले विषय पर इतना ही काफी है। मैं तुम्हें कल अपने एक मित्र से मिलवाने गुलाम बाजार ले चलूंगा। उसके पास काफी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं, जैसे पिछली बार की सांप लड़की जो मेरी यादों में ताजा है। आप निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ सकते। इस समय क्रू का मूड अच्छा लग रहा था। लेलिन ने क्रू के साथ कुछ देर तक बातचीत की और क्रू के विला से जाने से पहले उसने बहुत ही शानदार समय बिताया और शानदार डिनर किया। तारांकन सस्सी, तारांकन। इस समय जेब के आकार की डायरी हिलने लगी और उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। लेलिन, जो आप चाहते थे वह मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। आप कब आ सकते हैं? बूढ़ी चुड़ैल की आवाज एक हरे रंग की गुप्त छाप से उसके कानों तक पहुंची। मुझे 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। लेलिन संदेश सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि बूढ़ी चुड़ैल की कार्यक्षमता उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर थी। एल्म स्ट्रीट #231। लेलिन का यहाँ आना पहली बार नहीं था। दुकान बहुत ही दूरदराज के इलाके में स्थित थी और ज्यादातर मैगी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। लेलिन के प्रवेश करने के बाद बूढ़ी चुड़ैल ने दरवाजा बंद कर दिया और एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बंद। लेलिन को इस तरह की सुरक्षा से संतुष्ट न होते हुए उनके चारों ओर ध्वनिरोधी व्यवस्था स्थापित कर दी गई। हाल ही में अफवाहें उड़ रही हैं, आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें खोज लिया गया है? लेलिन ने कुछ चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, मैं एक सदी से भी अधिक समय से नाइटलेस सिटी में रह रहा हूँ और मेरे कुछ संपर्क हैं। वह अपने आप से काफी खुश लग रही थी। इसके अलावा ये वे सामग्रियां हैं जिनका उल्लेख अनुबंध में किया गया था। मैंने उन्हें आपके द्वारा दी गई जानकारी में दी गई विधि का उपयोग करके संसाधित किया। मैंने सब कुछ बहुत बढ़िया किया। बूढ़ी चुड़ैल ने अंगूठे के आकार के 1 दर्जन क्रिस्टल आत्मा गोले एक पंक्ति में लगाए और उन्हें काउंटर पर रख दिया। आत्मा के भीतर दर्जनों भावहीन आत्माएं थीं जो विलुप्त होने के कगार पर थीं।
इस समय उनमें से कई अपना मानवीय रूप खो चुके थे, जो कि क्रूर अमानवीय यातना के बाद हुआ होगा। क्या सचमुच ये सब निपट लिया गया है? सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए आत्माओं को अपार पीड़ा और निराशा में डूबे रहने की आवश्यकता है। मैंने कुछ आत्माओं को भी पकड़ा और उन पर पहले प्रयोग भी किया। मैं जो बुनियादी पीड़ा पहुंचा सकता हूं, उसके अतिरिक्त मैंने उनकी आत्मा को भी यातना दी है। प्रभाव अद्भुत है। बूढ़ी चुड़ैल उत्साह से हंसने लगी, हालांकि यह ऐसी आवाज थी जिससे दूसरों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। परिणाम बहुत बुरा नहीं प्रतीत होता है। आप अगली बार मात्रा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेलिन के हाथ से दूधिया सफेद रोशनी का एक गोला निकला, जो मेज पर मौजूद कई सीमित आत्मा के गोले को स्कैन कर रहा था, इससे पहले कि लेलिन ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी। ठीक है, मैं इन्हें अपने साथ ले आऊंगा। मैं आपकी दवाई 10 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर वापस ला दूंगा। लेलिन ने अपना वादा किया। मैं स्वाभाविक रूप से आप पर विश्वास करूंगा। आखिरकार हम ट्रायल्स आई की बाध्यताओं के तहत हैं और हमने एक अटूट प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि बूढ़ी चुड़ैल को ऐसा लग रहा था जैसे वह लेलिन पर भरोसा करती है, फिर भी लेलिन के दिल में अविश्वास महसूस हो रहा था। हालांकि यह कोई असामान्य स्थिति नहीं थी। इस सौदे के सफल होने के बाद उनका अविश्वास काफी कम हो जाएगा और दोनों पक्षों के बीच लाभ का संबंध भी अधिक घनिष्ठ हो जाएगा। बूढ़ी चुड़ैल की छोटी सी सराय से निकलकर लेलिन जल्दी से अपने विला की ओर चल पड़ा। काफी समय हो गया था जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी, इसलिए अब वह मैरी के आंसुओं को बनाने का प्रयास करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। एक बार फिर आध्यात्मिक शक्ति में भारी वृद्धि का अनुभव करने की खुशी का आनंद ले रहा था। संपूर्ण रक्षा संरचना को सक्रिय करने के बाद लेलिन अकेले ही विला के भूतल स्थित कमरे में चला गया। इस स्थान का पुनर्निर्माण हो चुका था और अब सब कुछ व्यवस्थित था। सबसे निचले स्तर पर मंत्रों के प्रयोग के लिए एक क्षेत्र था, जिसके चारों कोनों पर सुदृढ़ीकरण के लिए अवशोषण रूम थे। जहां तक कोने में स्थित गुप्त कक्ष की बात है, तो उसे पहले ही विशेष रूप से पुनर्निर्मित कर औषधि निर्माण प्रयोगशाला बना दिया गया था तथा वहां सभी प्रकार के उच्च श्रेणी के उपकरण मौजूद थे। स्पष्ट रूप से इन चीजों को प्राप्त करने के लिए लेलिन ने बूढ़ी चुड़ैल के साथ अपने संबंधों का उपयोग किया था और उन संसाधनों का उपयोग किया था जिन्हें उसने उन्हें खरीदने और विनिमय करने के लिए जब्त कर लिया था। अन्यथा अपने वर्तमान वित्तीय संसाधनों के साथ भले ही वह हर दिन औषधि तैयार करता हो, उसे सभी उपकरण खरीदने में 2 साल से अधिक का समय लगेगा। आखिरकार वह अपनी प्रयोगशाला बनाने के लिए अपने सभी जादुई क्रिस्टल का उपयोग तो नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अपने दैनिक खर्चों और अन्य आवश्यकताओं के लिए कुछ क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। और पिछली बार लूट से प्राप्त माल से प्रयोगशाला का निर्माण शुरू से किया गया था। एआई चिप। लेलिन ने अपने दिल में एक आदेश दिया। मैरी के आंसुओं का बनना शुरू हो गया। संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी करने तथा सूचित अनुस्मारक देने के लिए उससे प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करना। मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा तरंगों के साथ समन्वय करना शुरू करना। एआई चिप की आवाज गूंज उठी। चलो शुरू करें। लेलिन ने एक गहरी सांस ली और एक सीमित आत्मा क्षेत्र को उठाया, जिसके भीतर एक आत्मा बंद थी। पलक झपकते ही दूसरे दिन की सुबह हो गई। लेलिन सांस लेने के लिए हौंकने लगा और उसके चेहरे से लगातार पसीना टपक रहा था। हालांकि वह ऊर्जा से भरपूर था जब वह मुस्कुराया और अपनी आंखें अपने हाथ में पकड़े पारदर्शी तरल पर टिकाए रखा। टेस्ट ट्यूब नाइट्रोजन क्रिस्टल ग्लास से बना था और बेहद मजबूत था। यहां तक कि इससे औषधीय गुणों की समाप्ति अवधि भी बढ़ गई। इसलिए इन्हें हमेशा मागी द्वारा संग्रहित किया जाता था और केवल महत्वपूर्ण औषधियों के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता था। क्रिस्टल साफ और पारदर्शी औषधि को देखते हुए लेलिन के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। पीछे मुड़कर देखे तो उन्हें अपने गुरु क्रॉफ्ट से औषधि का फॉर्मूला लिए हुए 3 से 4 वर्ष हो चुके थे। उसे नीला औषधि दिए जाने के तुरंत बाद ही उसने इसकी एक खुराक तैयार कर ली, फिर भी मैरी के आंसू तैयार करने में कोई प्रगति नहीं हुई। वह केवल कुछ प्रक्रियाओं को सरल बनाने और रक्त प्रतिशोध औषधि तैयार करने में ही सफल रहे। हालांकि ये केवल अनुचरों के लिए ही उपयोगी था। अभी उसके हाथ में यह औषधि थी जो पूरी तरह से प्राचीन फॉर्मूले पर आधारित अंतिम उत्पाद थी। प्राचीन मागी की आध्यात्मिक शक्ति की बाधाओं को तोड़ने में भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इसके अलावा सफलता की दर भी बहुत खराब नहीं है। लेलिन ने फर्श पर पड़े 3 टूटे हुए आत्मा के गोले को देखा और उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। ब्रूइंग प्रक्रिया के अंतिम चरण में उन्होंने विशेष रूप से कुछ चरण जोड़े जिनमें एआई चिप के उपयोग की आवश्यकता थी। यह न केवल फॉर्मूले की बहाली में सफल रहा, बल्कि शराब बनाने में सफलता की दर में भी वृद्धि हुई। आश्चर्य की बात है कि सफलता की दर 30 से 40% तक पहुंच गई। दूसरे शब्दों में बूढ़ी डायन से प्राप्त 16 सीमित आत्मा क्षेत्रों का उपयोग इस तैयार उत्पाद के 5-6 भागों को बनाने के लिए किया जा सकता था। इस खोज से लेलिन को बहुत खुशी हुई। आखिरकार इन औषधियों के अवयवों की उत्पत्ति अत्यंत क्रूर थी और इसे प्राप्त करना आसान नहीं था। इसलिए वो सफलता दर बढ़ाना चाहते थे। ट्रायल्स आई के प्रतिबंधों के कारण उसे समझौते का पालन करना पड़ा और उसका 40% हिस्सा बूढ़ी चुड़ैल को देना पड़ा। हालांकि यह प्रतिशत काफी अधिक था, लेलिन ने उन्हें इसके लायक माना। बूढ़ी डायन भी ट्रायल्स आई के बंधन में थी। एक बार वह पकड़ी गई तो वह लेलिन के बारे में कोई भी खबर नहीं बता सकेगी, इसलिए वह सभी जोखिमों से मुक्त हो जाएगा। एआई चिप। इस औषधि के औषधीय गुणों के विश्लेषण का परिणाम क्या है? लेलिन ने अपने हाथ में टेस्ट ट्यूब को देखा और अचानक पूछा। बीप। इसका कार्य पूरा हो चुका है। औषधीय गुणों को रिकॉर्ड कर लिया गया है तथा डाटा बैंक में संग्रहित कर लिया गया है। प्राचीन औषधि मैरी के आंसू। मूल सामग्री शिकायतों और निराशा से भरी शक्तिशाली आत्माएं। प्रभाव एक आधिकारिक मैगस की आध्यात्मिक शक्ति में भारी वृद्धि और एक मैगस को बाधा को तोड़ने में मदद करने का मौका। एआई चिप का विश्लेषण अत्यंत ठोस था और उसके द्वारा कहे गए अंतिम कुछ शब्दों ने लेलिन को गहरे विचारों में डुबो दिया। मैगस दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति को सीधे बढ़ाने वाली औषधियां अत्यधिक महंगी थी। 4 सीजन्स गार्डन में विनिमय बिंदु की तरह आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाली कई औषधियों की कीमतें क्रिस्टलीकृत तात्विक ऊर्जा कणों की कीमतों से भी अधिक थी। आध्यात्मिक शक्ति औषधियों की तुलना में जो औषधियां मैगस को अड़चन को तोड़ने में सहायता कर सकती थी, वे और भी अधिक ऊंचे स्तर की थी।
यद्यपि मैरी के आंसुओं की संभावना जो सफलता में सहायक हो सकती थी बहुत कम थी, फिर भी इसने मैगी को इसके पीछे पागल कर दिया। ऐसा लगता है कि इस प्रभाव को छुपाना होगा। चूंकि मेरा पहले से ही ओल्ड डेविल के साथ अनुबंध है, इसलिए वह बाहरी लोगों को औषधियों के बारे में कोई खबर नहीं बता पाएगी, इसलिए मैं फिलहाल अपनी चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेले ने एक सुनहरी घड़ी निकाली जो हीरे से सजी हुई थी। अभी भी समय बहुत जल्दी है और मेरा क्रू के साथ दोपहर में लंच का अपॉइंटमेंट है। अब मैं इस औषधि का प्रभाव भी आजमा सकता हूँ। लेले ने औषधि की पारदर्शी खुराक ली और प्रयोगशाला के नीचे मंत्र परीक्षण क्षेत्र में चला गया और पैर मोड़कर बैठ गया। सक्रिय करें। लेले ने एक मंत्र पढ़ा। इसके तुरंत बाद नाइट्रोजन ग्लास टेस्ट ट्यूब एक फूल की नक्काशी की तरह खुलती है और उसके अंदर का औषधि तरल प्रकट होता है। एक सौम्य और मधुर गंध जो नींद और सम्मोहन लाने में सक्षम प्रतीत होती थी कमरे को घेरने लगी। डॉट 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 डॉट। इस सुगंध के प्रभाव से लेलिन एक क्षण में ध्यान की अवस्था में पहुंच गया। ध्यान करते समय लेलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा शांत हो गई हो और बादलों पर तैरते हुए सूर्य को ढंक रही हो। यह अत्यंत सामंजस्यपूर्ण और शांत भावना उनके विचारों में प्रवाहित होती थी। कितना सुखद अनुभव है। लेलिन ने अज्ञात समय के बाद अपनी आंखें खोली। मैगी के लिए ध्यान एक शारीरिक रूप से थका देने वाली गतिविधि थी और कई लोग इसके तुरंत बाद गहरी नींद में चले जाते थे। ऐसा प्रक्रिया के दौरान होने वाली जीवन शक्ति की खपत की भरपाई के लिए किया गया था। यह प्रभाव तब और भी अधिक स्पष्ट होगा जब ध्यान तकनीक उच्च स्तर की होगी। पहले की तुलना में भले ही लेलिन की जीवन शक्ति 8.5 थी, हर दिन कैमोइन के शिष्य के ध्यान के बाद वह बेहद थका हुआ महसूस करता था और तुरंत सो जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। जहां तक आज की बात है, ध्यान तकनीक के एक दौर के बाद उन्हें अपने शरीर के हर हिस्से में अत्यंत आराम महसूस हुआ। उनकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी तथा उनकी स्थिति ऐसी थी कि उसमें पुनः प्रवेश करना कठिन था। यह एक अवर्णनीय अनुभूति थी, जैसे प्रकृति की एक परत उधेड़ दी गई हो। उसकी इंद्रियों के लिए सब कुछ अत्यंत विशिष्ट था। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा अंधकार में रहता था अचानक प्रकाश को देख रहा हो। यह एहसास बहुत ही अद्भुत है। लेलिन मुस्कुराया। इस समय उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर नमी की दो गर्म धारें बह रही हैं। ये हैं आंसू। मेरे भौतिक शरीर के वर्तमान नियंत्रण और एआई चिप की मदद से मैं वास्तव में अनजाने में रो पड़ा। लेलिन के चेहरे पर प्रशंसा का भाव दिखाई दिया। इन प्राचीन औषधियों का प्रभाव मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है। केवल इसी क्षण उसने अपने आंकड़े जांचने का विचार किया। ध्यान के दौरान एआई चिप ने डेटा की एक धारा दिखाई, लेकिन लेलिन इस डेटा को केवल अभी देख पा रहा था। प्राचीन औषधि मैरी के आंसुओं का आत्मसात प्रगति पर है। औषधि के प्रभाव के कारण ध्यान की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आध्यात्मिक बल में 0.5 की वृद्धि हुई। औषधि के प्रभाव के कारण ध्यान की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आध्यात्मिक बल में 1.0 की वृद्धि हुई। प्राचीन औषधि मैरी के आंसू दहलीज तक पहुंच रहे हैं। मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ रही है। कैमोइन के शिष्य की ध्यान तकनीक पूरी हो गई। मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति में भारी वृद्धि। डेटा की पुनर्गणना। जिसके बाद एआई चिप ने लेलिन के आंकड़ों को फिर से लोड किया। लेलिन फॉलियर रैंक 1 वॉल ऑफ रक्तरेखा विशाल कैमोइन साथ शक्ति 7.1 चपलता 6.7 जीवन शक्ति 8.5 आध्यात्मिक बल 36.8 जादुई शक्ति 36 जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। तत्व सार रूपांतरण 35%। स्थिति स्वस्थ 7 अंक। मैरी के आंसुओं के एक हिस्से ने वास्तव में मेरी आध्यात्मिक शक्ति को सीधे 7 अंकों से बढ़ा दिया। लेलिन अपने चेहरे पर उत्साह छिपा नहीं सका। इसका मतलब यह है कि भले ही भविष्य में मेरा शरीर औषधि के प्रति प्रतिरोध विकसित कर ले, फिर भी मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता हूं ताकि यह रैंक 2 मेगास तक पहुंचने की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके अलावा मैं क्रिस्टलीकृत अंधकार ऊर्जा कणों का उपयोग कर सकता हूं जिन्हें मैं फिर से इकट्ठा कर रहा हूं। मेगस के सभी आंकड़े आपस में संबंधित थे। इससे पहले लेलिन की आध्यात्मिक शक्ति और रक्तरेखा की एकाग्रता पर्याप्त थी, फिर भी तात्विक सार रूपांतरण की कमी थी। इसलिए वह इस अंतराल को भरने के लिए डार्कनेस क्रिस्टल का उपयोग कर सकता था और 35% मौलिक सार रूपांतरण प्राप्त कर सकता था। हालांकि उस समय के बाद लेलिन का तात्विक सार रूपांतरण पर्याप्त था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति में कमी थी। इसलिए एआई चिप के अनुमान के अनुसार जब तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक निश्चित मूल्य तक नहीं पहुंच जाती, क्रिस्टलीकृत अंधकार ऊर्जा कणों का उपयोग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने 500 ग्राम क्रिस्टलीकृत अंधकार ऊर्जा कणों को, जो उसने पहले पूरी चुड़ैल से लिया था, फोर सीजन्स गार्डन में आदान प्रदान की गई मात्रा के साथ अलग रख लिया था। कुछ ही देर बाद दोपहर हो गई और लेलिन ने प्रसन्न मन से स्नान किया। उन्होंने आरामदायक सफेद वस्त्र पहना और क्रू के विला में चले गए। स्वागत है लेलिन, मेरे सबसे प्यारे दोस्त। क्रू ने लेलिन को गले लगा लिया। वह कुछ हद तक हैरान दिख रहा था। ऐसा लग रहा है कि आपकी आभा फिर से बढ़ गई है। ये वास्तव में लोगों को ईर्ष्यालु बना देती है। इससे पहले वो लेलिन की उम्र और क्षमता से पहले ही चकित हो चुके थे। ऐसे जादूगर के साथ जिसमें असीमित क्षमता हो, पहले से संपर्क स्थापित करने से अक्सर अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होते थे। हालांकि लेलिन की सुधार दर उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यह तो एक सफल प्रयोग का परिणाम है। लेलिन ने हल्की हंसी हंसी। सच तो यह है कि यह परिणाम तब हुआ जब लेलिन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छिपाने के लिए गुप्त मंत्र का प्रयोग किया था। यदि नहीं तो क्रू की बुद्धि से वह निश्चित रूप से कुछ अनुमान लगाने में सक्षम होगा। क्रू ने लेलिन के विनम्र शब्दों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का पहलू हमेशा से ही मैगी के सबसे सुरक्षित रहस्यों में से एक था, इसलिए किसी भी तरह की जिज्ञासा शत्रुता में परिणत हो सकती थी। इसलिए क्रू केवल सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुरा सकता था और लेलिन का हाथ पकड़ सकता था। चलिए अब इस बारे में बात नहीं करते। आओ हम गुलामों के बाजार में चलें। डॉट 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 डॉट। दास बाजार नाइटलेस सिटी के जोन 4 में था और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके अलावा ये प्रत्यक्ष था, यहाँ तक कि इस पर एक साइनबोर्ड भी लगा हुआ था। भगवान हमारे पास आओ, हमारे पास विभिन्न प्रकार के दास हैं। यहाँ तक कि पूर्वी पहाड़ी रेगिस्तानों से 2 सांप लड़कियां भी हैं और उनका कौशल शीर्ष स्तर का है, आप जानते हैं।
भगवान, यहाँ देखो, सुंदर खरगोश लड़कियां, उग्र लोमड़ी जनजातियां। यहाँ कैन जनजाति की सुंदरियां भी हैं, जिनकी अविश्वसनीय ताकत ग्रैंड नाइट के बराबर है। वे बहुत अच्छे दिखते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक की कीमत केवल 800 जादुई क्रिस्टल है। जल्दी से यहाँ देखो, ये डक ड्यूकेडम की राजकुमारी है। उसका वंश अत्यंत शाही है। डक ड्यूकेडम एक ऐसा ड्यूकेडम है जिसकी तुलना राज्यों से की जा सकती है। इस दास बाजार में कई दुकानें थी, इसलिए लोगों को अपनी दुकानों की ओर आकर्षित करने के लिए इन दुकानों में तरह तरह के हथकंडे थे। लेलिन क्रू के साथ साथ चलता रहा और दुकान मालिकों की विभिन्न कॉलें सुनता रहा। उत्तेजक खरगोश लड़कियों और लोमड़ी लड़कियों ने बड़ी मात्रा में त्वचा को उजागर किया, केवल अपने निजी अंगों को ढकने के लिए हथेली के आकार के कुछ कपड़े पहने हुए थे। उनकी रोएदार सफेद खरगोश की पूंछें और उग्र लाल लोमड़ी की पूंछें एक साथ गुच्छित थी। यह उन खरगोश और लोमड़ी लड़कियों की शर्मीली अभिव्यक्तियों से एकदम विपरीत था। कैसा है सर, क्या आप इस राजकुमारी की आकृति देखना चाहते हैं? क्रू को स्पष्टतः उस दासी में रुचि थी जिसे राजकुमारी कहा गया था। वह उस दुकान के सामने रुका। लेलिन दुकान मालिक के पीछे खड़ी लड़की को आंक रहा था। वह लंबी थी, उसकी पुतलियां सुनहरी थी तथा उसकी आभा अत्यंत उत्तम थी। यह ऐसी चीज थी जिसकी नकल निश्चित रूप से नहीं की जा सकती थी तथा इसे छोटी उम्र से ही विकसित किया जाना चाहिए था। इस खूबसूरत युवती ने एक ऐसा गाउन पहना हुआ था जैसा आमतौर पर किसी महल में आयोजित भोज में देखा जाता है, और उसने हीरे जड़ित मुकुट भी पहना हुआ था, मानो वह कोई राजकुमारी हो जो खेलने के लिए बाहर गई हो। ऐसा तब होता जब आप उसके चेहरे पर खालीपन और निराशा के भाव को न देखें। वह बहुत सुंदर है। क्रू के चेहरे पर इच्छा की झलक दिखाई दी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि भले ही मैंने बहुत सारी महिलाओं के साथ खेला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी किसी राजकुमारी को प्रशिक्षित किया है। यह निश्चित रूप से एक असली राजकुमारी है। उसके पिता पूर्व ड्यूक थे। दुकान मालिक अपना माल बेचने के लिए बेहद उत्सुक था। इसके अलावा इस महिला को शरीर पर किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं सहना पड़ा है और वह पूरी तरह से कुंवारी है। डक ड्यूकेडम, मैंने इसके अतीत के बारे में सुना है। तख्ता पलट हुआ है ना? क्रू ने अपनी थोड़ी को सहलाया और सोचा, इसमें कोई परेशानी बची ही न रहे तो अच्छा है। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। पिछला ड्यूक अपनी सेना पर नियंत्रण रखना चाहता था और उसने जादूगरों के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। उन्हें पहले ही उनका समर्थन करने वाले मैगस परिवार द्वारा त्याग दिया गया था और वास्तव में यह तख्ता पलट उसी मैगस परिवार द्वारा रचा गया था। दुकान मालिक ने क्रू को विस्तार से बताया। लेलिन ने देखा कि जब राजकुमारी को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो उसका सिर झुक गया। उसके चेहरे पर भय और घृणा झलकने लगी। यद्यपि यह अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए ही रही और उसने इसे अच्छी तरह से छिपा लिया, फिर भी वहां उपस्थित जादूगरों की नजरों से यह कैसे छूट गया? इतना खराब भी नहीं। क्या उसका व्यक्तित्व उग्र है, चुनौतीपूर्ण? मुझे वह पसंद है। क्रू तुरंत उत्तेजित हो गया और पूछा, मुझे सीधे बताओ, कितना? 2000 जादुई क्रिस्टल, यह सबसे कम कीमत है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दुकान मालिक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। 2000 जादुई क्रिस्टल? क्रू की आंखें उभर आईं। सिर्फ एक सामान्य मनुष्य के लिए जो शूरवीर भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि बचपन में गधे ने मेरे सिर पर लात मारी थी? यह एक अनोखी स्थिति है। मैं इस राजकुमारी को बहुत अधिक कीमत पर प्राप्त करने में कामयाब रहा और आप उसे केवल नाइटलेस सिटी की इस दुकान में ही पा सकते हैं। अन्य राजकुमारियों के पास मैगस परिवार का समर्थन है और इस तरह की वस्तुएं अभी उपलब्ध हैं। भविष्य में आप उसके जैसे किसी व्यक्ति को पा सकेंगे या नहीं, यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। दुकान मालिक ने उसे मनाने में बहुत प्रयास किया। 2000 जादुई क्रिस्टल बहुत महंगे हैं। यह मेरे कुछ बड़े पैमाने के प्रयोगों को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त है। क्रू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वो लेलिन की ओर मुड़ा। प्रतीक्षा के लिए क्षमा, चल दर। लेलिन ने कंधे उछला दिए और बर्बाद ड्यूकेडम की उस राजकुमारी को नजरअंदाज कर दिया और क्रू के साथ दुकान से बाहर चला गया। मुझे यकीन था कि आप उसे खरीदने पर जोर देंगे, लेकिन अब लेलिन कुछ हद तक हैरान था। उसने क्रू की विकृतियों और विकृतियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्रू इतनी आसानी से हार मान लेगा। तुम्हें पता नहीं, क्रू ने पलकें झपकाईं। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और एक चतुराई भरी नजर दिख रही थी। इस गुलाम की कीमत बहुत महंगी है। जब तक वे जादूगर नहीं हैं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, तब तक कोई भी उस पर विचार नहीं करेगा। बूढ़े आदमी ने लेलिन को समझाया। आधिकारिक मैगी को हमेशा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। क्रू के विपरीत, जिसके पास आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह बहुत ही कामुक था और केवल सेवानिवृत्त होकर जीना चाहता था। उन्हें इस प्रकार के दासों में कभी कोई रुचि नहीं थी। इस तरह के जादूगरों के समूह के साथ मेरे कई संबंध हैं। जब तक मैं उन्हें सूचित करता रहूंगा, कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकेगा। हे, तब तक ये दुकान मालिक केवल इस स्टॉक को अपने हाथ में रखने में ही सक्षम होगा। बाद में जब मैं उसे फिर से ढूंढूंगा तो मैं ही एकमात्र व्यक्ति होऊंगा जिसे वह गुलाम बेच सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मोल भाव करके इसकी कीमत 1000 जादुई क्रिस्टल या उससे भी कम पर ला सकता हूँ। तो फिर तुमने अपने दोस्तों को समझाने के लिए क्या कारण तैयार किया है? लेलिन ने जिज्ञासा से पूछा। हे, बेशक कीमतें कम करने के लिए ऐसा सहयोग बारी बारी से किया जाएगा। बूढ़े ने उत्तर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अगर तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी है तो उसके साथ काम खत्म करने के बाद मैं उसे कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए तुम्हें उधार दे सकता हूँ। इस समय वह बुरा व्यक्ति बहुत उदार लग रहा था। ऐसे क्षेत्र में कोई भी आपकी कुशलता को पार नहीं कर सकता। लेलिन को ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से हार गया है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इसके बाद लेलिन, जो क्रू का पीछा कर रहा था, अंततः एक दुकान के पास पहुंचा जो थोड़ी अजीब लग रही थी। यह दुकान स्पष्टतः आसपास की दुकानों से बहुत बड़ी थी और वहां दोहरी जादुई ढंग से बुलाए गए प्राणी पहरा दे रहे थे। इस दुकान की उपस्थिति और निर्माण लागत के कारण ही अन्य दुकानों का मूल्य तुरंत कम हो गया। इसके अलावा दरवाजे के सामने एक मोटा पर्दा लगा हुआ था और जब तक कोई उस पर्दे को न हटाए तब तक अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इससे मैगी की जिज्ञासा बढ़ गई। यहाँ थे, ये वो गुलाम बाजार है जिसे मेरे दोस्त ने खोला था। क्रू ने अभ्यासपूर्वक कई पासवर्ड दिए और जादुई तरीके से बुलाए गए दो प्राणियों से आगे बढ़ने की अनुमति प्राप्त की।
ये केवल सदस्यों के लिए खुला है और सदस्य केवल एक नियमित ग्राहक ही ला सकते हैं। आवश्यकताएं सख्त हैं, लेकिन केवल इस तरह के स्थान पर ही आप बहुत सारे अच्छे सामान पा सकेंगे। ड्रू के पास स्पष्ट रूप से अपार अनुभव था और वह लेलिन को कार्यालय में ले आया। लूसिया, मेरी दोस्त, मैं आपके लिए व्यापार लेकर आया हूँ। लेलिन की उम्मीदों से अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि ये दास व्यापारी लूसिया वास्तव में एक महिला जादूगर थी। उसने ऊंचे कॉलर वाला लबादा पहना हुआ था, फिर भी उसके वक्ष क्षेत्र पर एक छोटा सा दिल का आकार बना हुआ था, जिससे उसकी गहरी क्लीवेज दिख रही थी। कर्मी दल, क्या तुम पहले वाली सांप लड़की से उब गए हो? लूसिया ने अपनी पतली कमर को झुकाया और ड्रू को नमस्कार किया और जल्दी से पीछे हट गई। ड्रू को देखते हुए, जो लूसिया के साथ कुछ स्वतंत्रता लेना चाहता था लेकिन शर्मिंदा भी था, लेलिन ने शर्म से अपनी नाक रगड़ी। उसे लग रहा था कि इस कामुक बुरे आदमी ने उसे ठग लिया है। क्या ये वही ग्राहक है जिसे आप लेकर आए हैं? लूसिया ने धीरे से मुस्कुराकर आगे बढ़ी और लेलिन की नाक में इत्र की बहुत ही सघन गंध भर गई। यद्यपि यह शक्तिशाली था, फिर भी इसने उन्हें विकर्षण नहीं दिया, बल्कि यह एक मजबूत पेय की तरह था, जो पुरुषों को और अधिक अन्वेषण की इच्छा से भर देता था। कितना सुंदर लड़का है। लूसिया ने हंसते हुए लेलिन को कसकर गले लगा लिया। उसकी दो बड़ी साटन जैसी मुलायम गांठें सीधे लेलिन की छाती से दब गईं और उसके भीतर एक जुनून पैदा हो गया। युवा जादूगर, आप किस तरह के गुलाम की तलाश में हैं? लोमड़ी लड़कियां, खरगोश लड़कियां या सांप लड़कियां? बहन के पास यहाँ सब कुछ है और वह आपको छूट भी दे सकती है। उत्तेजक आकृति वाली सुंदर दास मालकिन ने लेलिन के कान के पास फूंक मारी और वह धीमी आवाज में फुसफुसाई। मैं माफी मांगता हूँ। लेलिन ने लूसिया को धीरे से धक्का दिया, जिससे ड्रू ने उसकी ओर आंखें घुमाई और लूसिया खिलखिलाकर हंसने लगी। अरे बाप रे, लगता है हमारा ग्राहक शर्मिंदा हो गया। ये वास्तव में आपका आतिथ्य है जो सांस लेना कठिन बना देता है। लेलिन ने झुककर लूसिया की पतली और पीली हथेली के पीछे चुमा, इससे पहले कि ड्रू ने उसे ईर्ष्या भरी नजर से देखा। ऐसा नहीं था कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था, बल्कि यह कि यह सुंदर दास व्यापारी भी रैंक 1 का जादूगर था। इसके अलावा एआई चिप की पहचान के अनुसार उसका मौलिक सार रूपांतरण कम से कम 50% था। हालांकि लेलिन काफी उत्तेजित था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि इस महिला के साथ सोते समय उसकी पीठ में चाकू घुमा जाए। इसके अलावा एक महिला दास व्यापारी एक साधारण चरित्र कैसे हो सकती है? वास्तव में मेरे यहाँ आने का कारण कुछ विशेष दास खरीदना है। लेलिन ने अपना अनुरोध किया। जब आधिकारिक तौर पर मामला उठाया गया तो लूसिया ने गंभीर चेहरा बना लिया।